हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे देख पा रहे हैं? सब परफेक्ट, ऑल क्लियर। राम राम। चलो भाई, कल हीट ट्रांसफर का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। हीट ट्रांसफर में मैंने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सबके बारे में आपको बताया था। ठीक है, हाँ। राम राम, राम राम, राधे राधे, राधे श्याम। बहुत सुंदर घनश्याम। ठीक है, सी शोर तक हो गया था। कन्वेक्शन पढ़ा दिया था मैंने आपको, कन्वेक्शन कल पढ़ा दिया था मैंने आपको। हाँ भाई, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक है, मतलब आवाज आ रही है मेरी सबको? मैंने कन्वेक्शन तक पढ़ा दिया था आपको। कन्वेक्शन तक की बातें अपन ने कर ली थी। अब डिटेल से बात करेंगे कंडक्शन और रेडिएशन की। तो आज का मेरा टारगेट जो है वो है कंडक्शन, है ना। आज कंडक्शन खत्म करेंगे अपन, चाहे आधा घंटा एक्सटेंड करना पड़े, कंडक्शन खत्म करेंगे अपन। ठीक है, तो आ जाओ सब बात आगे बढ़ाएं। तो कंडक्शन मेथड क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। हीट ट्रांसफर का वो मेथड जिसमें मीडियम के पार्टिकल हीट का ट्रांसफर करेंगे और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। अपनी पोजीशन को चेंज किए बिना मीडियम के पार्टिकल हीट का ट्रांसफर करें, ये मेथड कहलाता है क्या? कंडक्शन। इसमें देखो साहब, ये कंडक्शन मेथड में आपको बता रहा हूँ। ये रॉड को गर्म कर रहे हैं इस एंड से, है ना। इस एंड से हीट देना हमने शुरू किया, तो इस एंड से इस एंड की तरफ हीट जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? मीडियम पार्टिकल। और मीडियम पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। मैं पूरा मैकेनिज्म समझाऊं आपको, होता क्या एक्चुअल में होता क्या है। देखो साहब, एक एंड को हीट देंगे ना, तो ये जिस सरफेस को हीट मिलेगा ये उसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, है ना। आपने हीट देना शुरू किया, ये क्या करेगा साहब? इधर वाले की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। अब ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तीन पार्ट में डिवाइड होगी। तीन पार्ट क्या होंगे? कुछ पार्ट तो ये सरफेस एब्सॉर्ब करेगी, कुछ पार्ट ये रेडिएट कर देगी, रेडिएट, है ना। और जो बचेगा उसको आगे ट्रांसफर कर देगी। समझ रहे हो? अगली सरफेस को जो मिलेगा ना, अगली सरफेस भी यही काम करेगी। क्या करेगी? कुछ एब्सॉर्ब करेगी, कुछ रेडिएट करेगी, और जो बचेगा उसको आगे ट्रांसफर कर देगी। बात समझ में आ रही है ना? मतलब जो एनर्जी होती है ना, वो वाइब्रेशन एनर्जी की फॉर्म में जाती है ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से सुन लेना। क्या करते हैं, ये जो हीट एनर्जी दोगे, ये क्या करेगा? ये इंक्रीज, इसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हीट एंड सप्लाइड हीट इंक्रीजेस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। चलो भैया, सरफेस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। ये तीन पार्ट में डिवाइड होगी। पहला पार्ट क्या होगा साहब? कुछ एब्जॉर्ब होगा, है ना। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट रेडिएट होगा। ठीक है, ये रेडिएट होगा। ठीक है, और कुछ पार्ट क्या करेगा? जो रिमेनिंग बचेगा वो ट्रांसमिट होगा। जो रिमेनिंग बचेगा वो ट्रांसमिट होगा। देखो, तीन पार्ट, ये एनर्जी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कुछ रेडिएट करता है, कुछ ट्रांसमिट करता है, कुछ एब्जॉर्ब करता है। तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, अगले वाले को मिलेगा, अगला वाला भी यही काम करेगा। कुछ अपनी जेब में रख लेगा, कुछ रेडिएट कर देगा, कुछ ट्रांसफर कर देगा। उसके अगले को मिलेगा, वो भी यही काम करेगा। तो मुझे बताओ, जितनी हीट इस एंड से निकली थी, क्या उतनी हीट आगे जा रही है क्या? अरे, जितनी हीट इस एंड से निकली थी, क्या उतनी हीट आगे जा रही है क्या? नहीं जा रही। तो आगे जाने पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। आगे जाने पर टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब इस एंड का टेम्परेचर मैं बोलता हूँ T1, और इस एंड का टेम्परेचर मैं बोलता हूँ T2। तो इधर से इधर हीट जाएगा। हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? हीट जाएगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। आगे जाने पर टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसको बोलते हैं मीडियम का इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करो। इलेक्ट्रिसिटी में बोलते थे ना कि साहब, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, किसकी वजह से? इंटरनल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वजह से। यहाँ बोलेंगे इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर ड्रॉप आएगा, यहाँ टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो तरह की कंडीशन होती है साहब, एक स्टडी स्टेट कंडीशन और एक होती है साहब वेरिएबल कंडीशन। एक स्टडी स्टेट और एक वेरिएबल। क्या है ये स्टडी स्टेट और वेरिएबल? सुनना और समझना, है ना। स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होती है और वेरिएबल कंडीशन क्या होती है? सुनना और समझना। जैसे मान लिया, मैं आपको बोलता हूँ ये कंडक्टर है ना। इस कंडक्टर में मैंने क्या किया? इस एंड से हीट देना शुरू किया। अब आपको पता है कि हीट इधर से इधर जाएगा। मैंने क्या किया? थर्मामीटर ठोक दिया साहब। एक थर्मामीटर लगा दिया यहाँ पर, एक थर्मामीटर इस जगह लगा दिया, है ना। एक थर्मामीटर थोड़ा आगे जाके लगा दिया। ये लो, एक थर्मामीटर थोड़ा आगे जाके लगा दिया।
यहाँ लगा दिए साहब, थर्मामीटर लगा दिए, दिख रहे हैं थर्मामीटर, ये 2 थर्मामीटर मैंने लगा दिए, एक इस सरफेस का टेम्परेचर नापता है और एक इस सरफेस का टेम्परेचर नापता है। मान लिया इस सरफेस को नाम दे देता हूं ए और इस सरफेस को नाम दे देता हूं बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, टी मान लिया T1 टाइम पर टेम्परेचर नापा, T1 टाइम पर इस ए वाली सरफेस का टेम्परेचर मिला TA और बी वाली का मिला TB। आपको पता है कि इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, TA मोर देन क्या होगा, TB होगा, समझ रहे हो ना। थोड़ी देर बाद फिर टेम्परेचर नापा मैंने, थोड़े समय के बाद आके फिर टेम्परेचर नापा मैंने, अब ये यहां मिला मुझे TA डैश, ये मिला मुझे TB डैश, और मैं बोल रहा हूं कि अभी भी TA डैश मोर देन TB डैश है। ऐसा होगा यार, हीट फ्लो डायरेक्शन में जाने पे टेम्परेचर कम होगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया TA और TA डैश बराबर नहीं है, समझ रहे हो, एक ही सरफेस का टेम्परेचर अलग अलग टाइम पे बराबर नहीं है, या मैं बोल रहा हूं TB इज नॉट इक्वल टू TB डैश है, तो ये कंडीशन होती है वेरिएबल कंडीशन। ये कंडीशन होगी साहब वेरिएबल कंडीशन, मतलब एक ही सरफेस का टेम्परेचर टाइम के साथ बदलता रहे, एक ही सरफेस का टेम्परेचर अगर टाइम के साथ बदलता रहे तो इस कंडीशन को बोलेंगे साहब वेरिएबल कंडीशन। और इसका कारण क्या है, टेम्परेचर बदलने के कारण क्या है, टेम्परेचर बदलने का सीधा सा कारण है कि भैया यहाँ कुछ ना कुछ रेडिएट होगा या एब्जॉर्ब होगा, या तो लेना देना चल रहा है साहब, है ना, ले रहा है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रेडिएट कर रहा है। भाई ट्रांसमिट करने से टेम्परेचर नहीं बदलता, ट्रांसमिट पार्ट से टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा किससे, एब्जॉर्ब करने से या रेडिएट करने से। तो इसका मतलब इस केस में रेडिएटेड या फिर एब्जॉर्बिंग पार्ट जीरो नहीं है। वेरिएबल कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कंडीशन में बोलेंगे साहब ये एब्जॉर्बिंग पार्ट या रेडिएटेड पार्ट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेडिएटेड पार्ट और एब्जॉर्बिंग पार्ट जीरो नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आती है स्टडी स्टेट कंडीशन, है ना, स्टडी स्टेट कंडीशन। मैं बोल रहा हूं साहब ये जो एक ही सरफेस का टेम्परेचर था ना अलग अलग टाइम पर ये बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। T1 टाइम पर एक का TA था, एक का TA डैश था, दोनों बराबर है। दूसरी सरफेस का TB थोड़े टाइम के बाद फिर वही आता है। देखो अगर ये टेम्परेचर सेम आता है ना तो ये कंडीशन कहलाती है स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, ये कहलाएगी स्टडी स्टेट कंडीशन, ये कहलाएगा स्टडी स्टेट कंडीशन। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है भाई, एक ही सरफेस का टेम्परेचर अगर टाइम के साथ सेम रहता है तो इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन। ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, ये किस केस में हो सकता है मुझे बताओ। स्टडी स्टेट कब आ सकता है, जब एब्जॉर्बिंग और रेडिएटेड पार्ट जीरो है। रेडिएटेड पार्ट जीरो करने के लिए क्या करते हैं पता है, रेडिएटेड पार्ट जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, इंसुलेशन कर दोगे, है ना, मेटल कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन कर दोगे। ये मेटल या कंडक्टर के ऊपर जब इंसुलेशन कर देंगे ना तो रेडिएट करना जीरो कर देगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एसी का इंडोर और आउटडोर यूनिट देखा हो, तो इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच में वो कॉपर के तार होते हैं साहब, उस कॉपर के तार के ऊपर इंसुलेशन किया जाता है ना। वो इंसुलेशन क्यों करते हैं, वो इंसुलेशन इसीलिए करते हैं कि रेडिएटेड पार्ट को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। चलो रेडिएटेड पार्ट तो जीरो हो गया, अब एब्जॉर्बिंग पार्ट कब जीरो होगा, भाई जिस समय एब्जॉर्बिंग पार्ट जीरो होगा, रेडिएटेड पार्ट जीरो होगा, तभी तो स्टडी स्टेट कंडीशन आएगी ना। भाई बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, रेडिएट कर रही है ना, और ट्रांसमिट कर रही है। जिस दिन वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी, रेडिएट करना बंद कर देगी, तो सिर्फ ट्रांसमिट करेगी, और जिस दिन सिर्फ ट्रांसमिट करेगी ना वो कंडीशन आ जाएगी स्टडी स्टेट कंडीशन। तो अब एब्जॉर्बिंग पार्ट जीरो कब होगा, रेडिएटेड तो तुमने जीरो कर दिया, रेडिएटेड पार्ट तो इंसुलेशन करके आपने जीरो कर दिया, है ना, ये कॉपर के कंडक्टर के ऊपर कॉटन लगा दिया, है ना, कॉटन लगा दिया या थर्माकोल लगा दिया या इंसुलेशन लगा दिया, है ना, चलो रेडिएटेड पार्ट को जीरो कर दिया। अब एब्जॉर्बिंग पार्ट कब जीरो करेगा, जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, जितनी उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है तुम तो देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, सामने वाला लेता ही जा रहा है। एक कंडीशन आएगी कि भैया एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जीरो, तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद सीधे सीधे जो मिलेगा आगे ट्रांसफर कर देगा, आगे वाले को जो मिलेगा वो उसके आगे वाले को ट्रांसफर कर देगा, उसके आगे वाले को जो मिलेगा उसके आगे वाले को ट्रांसफर कर देगा। तो भैया जब स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाएगा ना तो हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट हो जाएगा। और थियोरेटिकली हम थियोरेटिकली बोले तो स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, स्टडी स्टेट कंडीशन में एब्जॉर्बिंग और रेडिएटेड पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस केस में एब्जॉर्बिंग पार्ट, है ना, और प्लस रेडिएटेड पार्ट, एब्जॉर्बिंग पार्ट प्लस रेडिएटेड पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये रेडिएटेड पार्ट बिकम्स जीरो, तो इस केस में ओनली ट्रांसफर होगा, ओनली ट्रांसफर होगा। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब। तो इस केस में dq बाई dt क्या होगा, हीट फ्लो रेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्टडी स्टेट कंडीशन में पूरे कंडक्टर में जो हीट फ्लो रेट रहेगा, आप यहां से जिस रेट से देंगे ना उसी रेट से आगे जाएगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। dq बाई dt क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेरी बात पकड़ में आई साहब।
स्टडी स्टेट कंडीशन समझ में आ गया है ना। अब मैं एक बात और बता दूं, स्टडी स्टेट कंडीशन आ गया, T1 से T2 इस तरफ जाओगे ना तो अभी भी टेम्परेचर कम होगा, लेकिन आपको बता दूं मैं, ये डिस्टेंस के साथ में अगर मैं मेजरमेंट करता हूं ना तो भैया लीनियरली कम होगा। डिस्टेंस के साथ में ये टेम्परेचर जो कम होगा वो लीनियरली कम होगा, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ x बराबर 0, ये x बराबर L है ना। इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है, तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाओगे ना लीनियरली चेंज होगा। ये कौन सी कंडीशन है? स्टडी स्टेट कंडीशन। अब आप बोलोगे सर अब क्यों कम हो रहा है, अब तो बराबर बराबर मिल रहा है ना। अब बराबर बराबर मिल रहा है, लेकिन अब एब्जॉर्ब कहाँ कर रहा है? ये स्टडी स्टेट कंडीशन हमेशा वेरिएबल कंडीशन के बाद में आएगा। स्टडी स्टेट कंडीशन आएगा हमेशा वेरिएबल कंडीशन के बाद में। ठीक है भैया, पेट भर गया, अब उसके बाद में आगे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है ना। अब एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा कहां से? तो इसलिए इस एंड से इस एंड की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर लीनियरली कम होगा। और जो वेरिएबल कंडीशन होती है ना, उस वेरिएबल कंडीशन में एक्सपोनेंशियल कम होता है। वेरिएबल कंडीशन अगर मैं बोलूँ ना तो भैया यहाँ पर टेम्परेचर आप जाएंगे ना डिस्टेंस के साथ में तो लीनियरली नहीं, फिर एक्सपोनेंशियली कम होगा है ना। ये x बराबर 0, इधर देखोगे तो x बराबर L, इस एंड से इस एंड तक जाने पर ये एक्सपोनेंशियली चेंज होगा। ये वेरिएबल कंडीशन का ग्राफ है। डिफरेंस देख लो। अच्छा, कई बार साफ साफ नहीं बोलते स्टडी स्टेट या वेरिएबल, कई बार ऐसा बोलते हैं कि इंसुलेशन कर दिया, कॉटन लगा दिया, तो भैया मान लेना स्टडी स्टेट, वो लीनियरली चेंज। और ऐसा बोलता है कि नहीं साहब, कुछ बोलता ही नहीं, इंसुलेशन नहीं किया है, इंसुलेशन नहीं किया है, तो भैया वेरिएबल कंडीशन, वो एक्सपोनेंशियली चेंज होगा, चेंज होगा। अच्छा, अब एक पॉइंट क्लियर करना, जब स्टडी स्टेट कंडीशन होती है ना तो टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ चेंज होगा और लीनियरली चेंज होगा। मैंने बताया आपको, ग्राफ बना दिया मैंने। मैं मैथमेटिकल रिलेशन प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं कोई डेरिवेशन प्रूफ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कि भैया स्टडी स्टेट कंडीशन में टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ में लीनियरली कम होगा। एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाओगे तो लीनियरली कम होता जाएगा, और अगर वेरिएबल कंडीशन है तो एक्सपोनेंशियली कम होगा। अब एक बात और, वेरिएबल कंडीशन में टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ तो चेंज होगा ही, मैंने बताया आपको टाइम के साथ भी चेंज होता है। अबे टाइम के साथ अलग अलग मिले तभी तो वेरिएबल बोलते थे, पिछले पेज में बताया ना मैंने। ये देखो, यहाँ पर अलग अलग टाइम पर आपको एक ही सरफेस का टेम्परेचर अलग अलग मिल रहा है, तो इसका मतलब टाइम के साथ बदल रहा है ना। तो जब भी टेम्परेचर टाइम के साथ बदलता रहेगा है ना, थर्मोमीटर लगा दिया तुमने, एक जगह का थर्मोमीटर देख रहे हो, बार बार थर्मोमीटर की रीडिंग देख रहे हो एक ही जगह पर, बार बार अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रही है, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल कंडीशन। और इस थर्मोमीटर की रीडिंग अलग अलग टाइम पे एक ही आती है तो हम बोलेंगे स्टडी स्टेट कंडीशन। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में टाइम के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। और वेरिएबल कंडीशन में टाइम के साथ ही बदलता है और डिस्टेंस के साथ भी बदलता है। बात पकड़ में आ गई? अब हम तो बचपन से आइडियल पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, जब भी बात करेंगे स्टडी स्टेट मान के करेंगे है ना। इस पूरे कंडक्शन चैप्टर में कुछ भी बोले अपन तो हीट फ्लो रेट क्या मानेंगे? कांस्टेंट है। पूरे कंडक्टर में सब जगह हीट क्या जा रही है? सेम जा रही है। इसका मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन मान के हम लोग बात करें। ठीक है, तो आ जाओ साहब, मैंने डिफरेंस बता दिया स्टडी स्टेट का और वेरिएबल का। अब बात आगे बढ़ाएं साहब, स्टडी स्टेट में हीट फ्लो रेट क्या होगा, है ना। ये हम जो आंसर निकाल रहे हैं ये स्टडी स्टेट मान के निकाल रहे हैं साहब। स्टडी स्टेट में हीट फ्लो रेट, तो आपको बताऊं, हीट फ्लो रेट पहली चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। हीट फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको कि भैया एक तो ये कंडक्टर है, देखो एक ये कंडक्टर, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो इसके पास मॉलिक्यूल कम होंगे ना। मैं बोलता हूं दूसरा कंडक्टर ये लाया मैं, ये देखो दूसरा कंडक्टर ये लाया, बताओ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है कि नहीं है? इसका क्रॉस सेक्शन लो दो कंडक्टर देता हूं आपको मैं आपको दो कंडक्टर देता हूं है ना। एक कंडक्टर ये लो ये, और एक कंडक्टर ये, बताओ क्या दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है क्या? क्या दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है क्या? नहीं है ना। तो जिस भाई हीट इधर से दे रहे हो ना, यहां से गर्म कर रहे हो आप यहां से, अब इस सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो इसके पास मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, इसके पास मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगा, और एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो सीधी सी बात है आगे ट्रांसफर भी ज्यादा करेगा। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में हीट ट्रांसफर रेट जो होगा ना वो क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखना, ये एरिया कौन सा लिख रहा हूँ? ये एरिया लिख रहा हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, दूसरा दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये वर्ड मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ जोड़ दिया, इसका मतलब उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन,
ग्रेडियंट वर्ड जिसके साथ जोड़ दोगे उसका चेंज रिस्पेक्ट टू पोजीशन। आपसे बोला था पोटेंशियल ग्रेडियंट तो डेल वी अपॉन डेल आर, टेम्परेचर ग्रेडियंट तो भैया डेल टी अपॉन डेल आर, है ना। ये ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ग्रेडियंट को स्लोप भी बोलते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स। जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट वर्ड जोड़ दिया जाए उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, ये हीट फ्लो रेट, दूसरा स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। ये माइनस साइन लगा रहा हूं मैं। अच्छा माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं, माइनस इसलिए लगा रहा हूं कि आगे जाने पे टेम्परेचर कम होता है ना। नॉर्मली क्या बोलते हैं, डेल टी अपॉन चेंज डिवाइड चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय चेंज इन पोजीशन, और आपको पता है आगे जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए अपन ने माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, और क्यों लगाया, क्योंकि जब हीट बोलोगे इसमें माइनस साइन नहीं लगाओगे ना तो सॉल्व करने पर हीट नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव मतलब हीट का फ्लो लो से हाई हो जाएगा, और तुम्हें पता है कि लो से हाई बिना पंप लगाए होता नहीं, है ना। नॉर्मली हाई से लो होता है सब। तो आओ इसको कंबाइन करके लिखें। इसको जब कंबाइन करके लिखते हो तो ऐसा लिखते हो डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए, ये माइनस डी टी बाई डी एक्स, है ना। अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा ना तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है के, के ये के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, समझ पा रहे हो ना। तो डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, T1 क्या है इस एंड का टेम्परेचर, T2 इस एंड का टेम्परेचर, तो भैया इधर से इधर जो हीट फ्लो रेट है डी क्यू बाई डी टी। अच्छा डी क्यू बाई डी टी को हीट फ्लो रेट बोलते हैं, हीट फ्लो रेट, या इसको कैपिटल एच हीट करंट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीट करंट। मैं थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं ना, जो काम इलेक्ट्रिक करंट का होता है वो यहाँ पर हीट करंट का होता है सर। इलेक्ट्रिसिटी में जो काम इलेक्ट्रिक करंट का होता है ना वहां बोलते हैं चार्ज फ्लो रेट, यहाँ बोलते हैं हीट फ्लो रेट, है ना। जो काम वहां इलेक्ट्रिक करंट का, यहाँ पर वो काम हीट करंट का, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी बोले तो वहां जो काम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई, तो यहां बोलते हैं साहब हीट करंट, ये बोलते हैं साहब हीट करंट, समझ रहे हो भाई। इसको बोल रहा हूँ कैपिटल एच, मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, मिलती जुलती प्रॉपर्टी। चलो आओ आगे बात करें, फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना साहब डी क्यू बाई डी टी, ये माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। के होता है साहब कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, या इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, यही कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी, समझ रहे हो भाई। अब आपको बता दूं ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है सब, अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है अलग अलग, है ना। चलो अभी इसके बारे में और गहराई से बात करते हैं, पहले मैं इसको लेंथ की फॉर्म में लिख दूं। तो आपने देखा कि इस एंड से इस एंड तक हीट गया, इस एंड से इस एंड तक, तो इस एंड का टेम्परेचर कितना हो गया T1, इसका कितना हो गया T2, है ना। अब यहां से अगर इसको टेम्परेचर चेंज की फॉर्म में लिखता हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना होगा dx क्या होगा L माइनस जीरो, x2 माइनस x1। अब तुम्हें पता है, सबको पता है कि T1 मोर देन T2 है, T1 मोर देन T2 है, तो ये माइनस साइन कॉमन ले लो, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो हीट फ्लो रेट का फॉर्मूला बनता है के ए बाई एल T1 माइनस T2। ये किसके लिए फॉर्मूला बनाया मैंने, दुनिया में सबके लिए, दुनिया में सबके लिए फॉर्मूला की, ये रॉड के लिए, ये दुनिया में सबके लिए फॉर्मूला की रॉड के लिए, बोलो बोलो, ठीक है। ये रॉड वाला है लेकिन सब पे लगाऊंगा मैं, प्लेट पे भी ये लगाऊंगा, मैं तो प्लेट पे भी ये लगाऊंगा, है ना। ये एक जो भी प्लेन ऑब्जेक्ट होगा ना जिसमें 2D में हीट फ्लो होगा ना सब पे ये लगाऊंगा, ठीक है। ये हीट फ्लो रेट, इसको कैपिटल एच, इसको हीट करंट भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे हीट करंट, समझिए ना भाई। चलो अब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताऊं तुम्हें। ये थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। अलग अलग मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होता है, ठीक है। इवन मैं आपको बताऊं जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा ना वो हीट का भी गुड कंडक्टर होगा, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ना उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ये देखो ऑर्डर देखो, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है, ये एयू मतलब गोल्ड, और एल्यूमिनियम, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर बोलो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है ना, अरे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये होता है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वही थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर है। तो जनरल स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और के आपको पता ही है थर्मल कंडक्टिविटी। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना। अब स्टेटमेंट ढंग से सुन लो, जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होगी वो हीट की भी गुड कंडक्टर होगी, इसका एक ही एक्सेप्शन है, वो है ह्यूमन बॉडी,
ह्यूमन बॉडी, भाई हमारी बॉडी, तुम इलेक्ट्रिसिटी केबल पकड़ लो, इलेक्ट्रिसिटी केबल पकड़ के अर्थिंग कर लो, देखो तुम्हारी बॉडी वाइब्रेट कर करके एनर्जी ट्रांसफर करते हुए दिखेगी अर्थ, है ना। बहुत बढ़िया, हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है। हीट पकड़ लो इधर से हीट पकड़ लो एक हाथ से, थोड़ी देर में हाथ गायब हो जाएगा, थोड़ी देर में हाथ गायब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की तो गुड कंडक्टर है, हीट की बैड कंडक्टर है, हीट की अच्छी कंडक्टर नहीं है ना। जनरल मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि जनरली मटेरियल का नाम लिए बिना पूछे ना तो हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा वो हीट का भी गुड कंडक्टर होगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अच्छा करेगा वो हीट का कंडक्शन भी अच्छा करेगा, मतलब के इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन हम ही नियम कायदे कानून बनाते हैं और हम ही तोड़ते हैं, है ना भाई, हम ही बना रहे हैं कि भैया के इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा और हम पे ही लागू नहीं हो रहा, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। अब थर्मल कंडक्टिविटी का अगर मैं यूनिट बताऊं आपको, तो यहां से के बराबर क्या बोलोगे, ये फॉर्मूला बनाया पिछले पेज पर आपने, ये के बराबर मैं बोलूंगा साहब एल अपॉन ए T1 माइनस T2 इंटू डी क्यू बाई डी टी, ऐसा फॉर्मूला बनेगा ना। यूनिट बनाओ, यूनिट बनाओ, एल की यूनिट मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर चेंज केल्विन, ये जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो देखो एक तो क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है वॉट पर मीटर इंटू केल्विन, ऐसा यूनिट में वॉट पर मीटर इंटू केल्विन, ऐसा ही सिस्टम में वॉट पर मीटर इंटू केल्विन। ये मतलब पिछले साल एआईबीएमटी में इसकी यूनिट डायमेंशन पूछी गई थी, है ना। मैं छोड़ता आया हूँ, हर चैप्टर में मैं छोड़ता आया हूँ, तुम्हारे भरोसे की डायमेंशन बना लूंगा ना, ये बना के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये वॉट पर मीटर इंटू केल्विन, या कई बार कैलोरी में भी बोलते हैं, ये बोलते हैं कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस, है ना। ये लो साहब, ये तो ऐसा यूनिट मैंने बना दी साहब, समझ रहे हो, ये यूनिट मैंने इसकी बनाई, अब यूनिट बन गई तो डायमेंशन ही बना दोगे। ठीक है, रुको अब कुछ पॉइंट और बताता हूँ, है ना। खाना बनाने वाले बर्तन की बात कर रहे हैं अपन, खाना बनाने वाले, खाना खाने वाले नहीं। हालांकि अभी तुम में से गर्ल्स कैंडिडेट से भी पूछूंगा ना, खाना बनाने वाला बर्तन कैसा होना चाहिए, तो ये बोलेंगे बनाने वाला नहीं, खाने वाला बताओ सब। खाने वाला बर्तन ऐसा होना चाहिए कि एक बार में सारा सामान आ जाए, दोबारा उठ के नहीं जाना पड़े, समझ रहे हो। ठीक है, हालांकि घर पे खाना खिलाने का काम जनरली लड़कियों को दिया जाता है कि आप अच्छा खिलाते हो, ठीक है। लेकिन क्या आजकल क्या खाना, क्या बोलूं मैं, शब्द मेरे पास बहुत कम पड़ जाएंगे। वापस लौटो, फिजिक्स पे ही लौटो, प्रैक्टिकल लाइफ से वापस आओ। तो खाना बनाने वाले बर्तन की प्रॉपर्टी बता रहा था मैं, रुको रुको। खाना बनाने वाले बर्तन की देखो, खाना बनाने वाला बर्तन ऐसा होना चाहिए जो कम से कम हीट खाए और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करे, सुनना मेरी बात, कम से कम हीट खाए और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करे। मतलब क्या है, आप खाना खाना बनाने के लिए बर्तन में रख के खाना बनाते हो और हीट देते हो बर्तन को, तो बर्तन पहले एब्जॉर्व करेगा फिर आगे ट्रांसफर करेगा, सीधी सी बात है। तो उसकी एब्जॉर्विंग कैपेसिटी कम से कम होनी चाहिए और ट्रांसफर कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट, और ट्रांसफर कैपेसिटी का मतलब क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। ये ट्रांसफर कैपेसिटी मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब अपनी जेब में कम से कम रखे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करे, जैसे ही बर्तन को मिले फटाफट आगे ट्रांसफर कर दे, और अपनी जेब में कम से कम रखे, मतलब बर्तन तो कम गर्म हो और हीट का ट्रांसफर ज्यादा करे, है ना। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए और स्पेसिफिक हीट लो होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए हाई, ट्रांसमिशन कैपेसिटी हाई, और साथ में स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए, लो। ये खाना बनाने वाले बर्तन की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, रुको रुको एक और बताओ, यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आइसक्रीम रखने वाले बर्तन की प्रॉपर्टी बताओ, आइसक्रीम रखने वाले बर्तन की प्रॉपर्टी बताओ कैसा होना चाहिए, है ना। भाई आपने देखा हो तो गली मोहल्ले में बेचारे ठेले वाले थर्माकोल रखते हैं, थर्माकोल, थर्माकोल का आइस बॉक्स, तो भैया वो उसकी लेने की कैपेसिटी भी कम हो और मिल जाए, गलती से मिल जाए तो आगे ट्रांसफर करने की कैपेसिटी भी कम हो, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट भी लो होनी चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी भी लो होनी चाहिए। बर्फ रखने वाले बर्तन की, आइस रखने वाले बर्तन की प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी भी लो और साथ में स्पेसिफिक हीट भी लो। खाना बनाने वाले बर्तन के लिए स्पेसिफिक हीट लो, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई, है ना। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं प्रॉपर्टी के बेस पर। तो खाना बनाने वाले बर्तन के लिए क्या होगा, लो स्पेसिफिक हीट हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। आई थिंक बात पकड़ में आ गई सर, स्पेसिफिक हीट तो कम से कम होना चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा आ जाओ, अगला पकड़ो, अगला पकड़ो। ठीक है, ये बोल रहा है साहब सर्दियों में जो लोहे की कुर्सियां होती हैं वो ठंडी नजर आती हैं लकड़ी की कुर्सियों की तुलना में, समझ रहे हो, है ना। रात को उठ करके ठंड में कभी बाहर जाके बैठो, गार्डन में बैठो जाकर के, कुर्सी ऐसी ठंडी लगती है ना, मतलब समझ रहे हो, एक चादर बिछा के बैठनी पड़ती है, और गर्मी के दिन में यही बहुत गर्म लगती है।
कारण क्या है, मेटल और लकड़ी में अगर हम कंपेयर करें, है ना, मेटल और वुड में कंपेयर करें, तो मेटल का हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी क्या होता है, वुड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, समझ सकते हो, ज्यादा गर्म होगा ना, है ना, वो ज्यादा गर्म होगा। या अच्छा, अब सीधी सी बात है, जो जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वो ज्यादा इमिट भी करता है ना। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, किरचॉफ का लॉ, जिसने ज्यादा खाया है वो ज्यादा निकालेगा। ऐसे थोड़ी कम खा के ज्यादा निकालते हैं, है ना। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा इमिट करेगा, जितना ज्यादा इमिट करेगा उतना जल्दी ठंडा होगा। तो वही चीज है आयरन के साथ, ठीक है। अच्छा, बर्तन किसके होते हैं साहब, ये खाना बनाने वाले बर्तन एल्यूमिनियम, ब्रास, ठीक है। जबकि हैंडल जो है ना लकड़ी का बनाते हैं, कारण तुम्हारे सामने। भाई हैंडल लकड़ी का बनाने का कारण क्या है, ये लकड़ी कम से कम हीट खाती है ना, थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होती है। अच्छा, एक और बताऊं साहब, अगर आपको सर्दी से बचना है तो ऐसा नहीं कि दो मोटे मोटे कंबल लें, है ना, बड़े मोटे मोटे कपड़े पहने, पतले पतले कपड़ों से भी आप बच सकते हैं। कारण क्या है, कारण समझो, कारण समझो, कारण क्या है साहब। देखो, हम सर्दी में जब कपड़े पहनते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि बहुत मोटा जैकेट पहनेंगे तभी सर्दी से बचेंगे। हमें क्या रखना होता है, अंदर एयर के गैप को मेंटेन करना होता है। एयर को मान के चलते हैं हीट का बेड कंडक्टर। सुन लेना मेरी बात, अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर बोलूं ना, तो थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है साहब, लिक्विड की, और सबसे कम जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, गैस की होती है। इवन एयर को तो माना जाता है बेड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर को मानते हैं बेड कंडक्टर ऑफ हीट। अब एयर अगर बेड कंडक्टर, तो सर्दी के दिनों में यही प्रॉपर्टी हम काम में लेते हैं। हमें क्या करना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं कि अंदर की हवा को मेंटेन रखे, अंदर की हवा को बाहर मत निकलने दो। वो अंदर की हवा इंसुलेशन का काम काम करेगी, और वो अंदर अंदर क्या है, अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देगी। समझ रहे हो, मतलब अगर अपने अंदर एयर को मेंटेन रख लिया ना, तो वो अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देगी। क्योंकि वो क्या है, हीट की बेड कंडक्शन, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। वो बेड कंडक्टर है साहब, हीट का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं कि तुम बहुत मोटे कपड़े पहनो तभी तुम ठंड से बचोगे। पतले पतले कपड़े ऐसे पहन लो जिनमें हवा मेंटेन रखे, वहां से भी आप ठंड से बच सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने खुद ने अप्लाई की हुई है, मतलब ये प्रॉपर्टी मैंने खुद ने अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई की हुई है। ठीक है, कॉलेज के जमाने में भाई वहाँ एक बार गए थे आईआईटी बॉम्बे, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के सिलसिले में, है ना। वहां से लौट रहे थे ना, तो बैग घूम गया साहब, पैसे वैसे जेब में, टिकट विकेट जेब में, वो बैग घूम गया साहब। बैग में एक कंबल अम्बल था, है ना, कपड़े वपड़े कंबल अम्बल सब चले गए। अब रात को वहां से आए ना, तो ट्रेन में ठंड लगी साहब। अब ट्रेन में ठंड लगी तो थोड़ी सी फिजिक्स का कंसेप्ट अप्लाई किया। क्या किया, बाथरूम में जाकर के अखबार के कपड़े बनाए, अखबार, शर्ट खोली, शर्ट के नीचे अखबार पहन ली, पैंट के नीचे अखबार, ऊपर ये कपड़े पहन लिए, और सो गया। क्या है, अखबार ने किसका काम किया, इंसुलेशन का काम किया। अंदर एयर गैप को मेंटेन रखा, अंदर हवा के गैप को मेंटेन रखा, समझ रहे हो ना। और अगर अंदर की हीट बाहर निकल के नहीं आएगी बाहर, तो अपने को ठंड कैसे लगेगी। भाई ठंड क्यों लगती है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा, तो बॉडी सराउंडिंग को हीट देता है। अब वो हीट तुम बाहर मत निकलने दो, इंसुलेशन का काम कर दो, वो एयर को अंदर बना रखने दो, सीधी सी बात है, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठंड से बच जाओगे, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये मैं एग्जांपल बता रहा था आपको कि बहुत मोटे कपड़े पहनने से ही ठंड से बचे, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो, अब छोटी छोटी बातें, पहले जो फॉर्मूला बनाया अपने उसको अप्लाई कर लें, इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन कर लें, है ना। इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन करते हैं आओ साहब। ये देखो साहब, आपको बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर ही गायब कर दिया, डायग्राम ही नहीं दिया भाई लोगों ने। चलो मैं डायग्राम देता हूँ। अच्छा, अगले पेज पे दिया हुआ है, ये लो, ये इधर का टेम्परेचर 100, ये 0, ये मेटल है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इसका के दिया हुआ है 200 वॉट पर मीटर, ये डिग्री सेल्सियस या केल्विन बोल दो, ऐसा ही सिस्टम है। लेंथ दिया हुआ है इसका 2 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, ये 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। बोल रहा है हीट करंट बताइए, हीट करंट, ठीक है, ये हीट करंट Q/T, ये अभी फॉर्मूला बनाया तुमने हीट करंट का, KA/L, डेल टी दिया हुआ है, कितना दिख रहा है 100, ए दिया हुआ है साहब, के दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल, 100 जूल पर सेकेंड। आ रहा है भाई, अरे आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो, ठीक है। ये मैंने एक रॉड दिया, रॉड, एक एंड को रख दिया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में, एक एंड को रखा मैंने 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में, और एक को 100 डिग्री सेल्सियस की हॉट बाथ में, है ना। ये 100 डिग्री सेल्सियस हॉट बाथ,
और ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस रख दिया भाई, है ना। ये लो, ये बर्फ और ये भाप, ये रॉड का लेंथ आपको दिया जा रहा है सर, ये लेंथ दिया मैंने 1 मीटर, है ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी मैं आपको दे रहा हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया मैंने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका थर्मल कंडक्टिविटी दे रहा हूं मैं आपको, इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया मैंने आपको 0.2, है ना, कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस, ये दिया साहब। अब बोल रहा है 1 घंटे में कितनी बर्फ पिघलेगी, बताओ साहब। ये 1 आवर में कितना बर्फ पिघलेगा, ठीक है। ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ मेल्टेड आइस, अमाउंट ऑफ मेल्टेड आइस, बताओ साहब कितना बर्फ पिघल जाएगा 1 घंटे में, कितना बर्फ पिघल जाएगा, ऐसा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये मेटल है, रॉड है ना, इधर हॉट बात है और इधर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर दिया आपने, इधर का 100 इधर का 0, सबको पता है इधर से उधर हीट जाएगी, और तुम्हें पता है रॉड से होके जाएगी, और रॉड से होने का मतलब मेथड कौन सा हो गया, कंडक्शन, मतलब हीट का ट्रांसफर कंडक्शन मेथड से हो रहा है। अब कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर हो रही है, तो आपसे बोल रहा है कि 1 घंटे में कितनी बर्फ पिघलेगी, ऐसा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको पता है कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर जो होगा, ये होगा KA/L T1 माइनस T2। तो टी टाइम में कितना होगा, टी टाइम में होगा KA/L T1 माइनस T2 इंटू टाइम। ये हीट क्या करेगा, ये हीट फेस कन्वर्जन, तो ये फेस कन्वर्जन M इंटू LF बोलेंगे सर। तो M का वैल्यू क्या होगा, ये होगा KA T1 माइनस T2 इंटू टी अपॉन L इंटू LF हो जाएगा सर, है ना। अब सारे डाटा ऐसा ही सिस्टम भाई, यूनिट देख के रखना है इसमें, यूनिट देख कर। अच्छा, अब K में दिया हुआ है कैलोरी, रुकना मेरी बात सुनना, K में दिया हुआ है कैलोरी, वो LF को भी अगर मैं कैलोरी में रख दूं तो कैलोरी से कैलोरी कैंसिल हो जाएगा, बदलने की जरूरत नहीं, LF को भी मैं कैलोरी में रख देता हूं, है ना। अब वो इसमें K में दिया हुआ पर सेंटीमीटर, देखो K में पर सेंटीमीटर, तो बाकी सारी चीजें भी सेंटीमीटर में रखो, लेंथ भी सेंटीमीटर में रखो, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रखो, ताकि वो पर सेंटीमीटर क्लियर हो जाए ना, है ना। अब और टाइम को सेकंड में रख दो तो आंसर ग्राम में आ जाएगा, है ना। देखो यूनिट का ध्यान रखना साहब, ये 0.2 है ना, ये 0.2, एरिया को भी सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, ये 10, टेम्परेचर डिफरेंस 100, टाइम 1 घंटे में 3600 सेकंड, ये सेकंड में। एल कितना, एल जो लेंथ दिया हुआ है मीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में रख दो, और LF 80, ये सारे डाटा यूनिट देख के रखे तो आंसर ग्राम में आ जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा। सॉल्व करो साहब, M का वैल्यू, है ना, वो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 से 100, ये 1 जीरो से 1 जीरो, है ना। ऊपर आ जाएगा साहब ये 20 इंटू 36, है ना, ये नीचे 3 जीरो थे कैंसिल हो चुके हैं, ऊपर हो गया साहब कितना, 36 72 डिवाइड बाय 8, ये 90 ग्राम, नहीं 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 90 क्यों आ रहा है, 18 18 आ रहा हो, 18 ग्राम, 18 ग्राम, 18 ग्राम आ रहा है भाई, ये 18 ग्राम आंसर आ रहा है, 18 ग्राम। देखो ना, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए मैंने, ऊपर बच रहा है 36 इंटू 2, सॉरी 720 डिवाइड बाय 8, 720 डिवाइड बाय 8, नहीं 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 18 कहाँ आ रहा है, 18 नहीं आ रहा, है ना। कैलकुलेशन, ये ग्राम में आंसर ये आ गया 720 डिवाइड बाय 8 ग्राम, ये आ रहा है 90 ग्राम आ रहा है, 90 ग्राम, 90 ग्राम, 90 ग्राम, 90 ग्राम, अरे 900 नहीं, 900 नहीं, 90, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3600 था, एक 0.2 था, तो 360 इंटू 2, 720 बाई 8, 90 ग्राम। कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना, रॉड में कंडक्शन मेथड ही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता, रॉड से हीट ट्रांसफर का मेथड, थोड़ा यूनिट का ध्यान रख के डाटा रखना, है ना। अच्छा, एक और देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, यहाँ खाली जगह है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन और लो। आपको बोल रहा है ये थर्माकोल का क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स होता है ना थर्माकोल का, है ना, वो जूस वाला रखता है ना, गन्ने का रस पीने जाते हैं वो जूस वाला, ऐसा थर्माकोल का बॉक्स रखता है। लो साहब, बर्फ रखी हुई है इसमें, इसमें बर्फ रखी हुई है, बर्फ रखी हुई है, इस बर्फ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ आइस आपको गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर, है ना, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आइस बॉक्स है। आपको बोल रहा है इसकी ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है आपको 0.2 कैलोरी
पर मिनट, है ना, ये पर मिनट, यहाँ से पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है, यूनिट देख लेना। आपको इसकी थिकनेस भी दे रखी है, इसकी जो दीवार है ना, उस दीवार की थिकनेस भी दे रखी है। ये थिकनेस दे रखी है 10 मिलीमीटर, भैया 10 मिलीमीटर मोटी दीवार है ना। और साथ में इसकी साइड की लेंथ भी दे रखी है, ये साइड का लेंथ, क्यूब है साहब, क्यूबिकल बॉक्स है, तो ये साइड का जो लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, बहुत बड़ा क्यूबिकल बॉक्स। चलो 1 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कौन लाएगा, है ना। ये मैं दे देता हूं आपको 10 सेंटीमीटर। बताओ साहब, 1 घंटे में कितनी बर्फ पिघलेगी? अब बताओ, 1 घंटे में अमाउंट ऑफ मेल्टेड आइस बताओ। ठीक है, अमाउंट ऑफ मेल्टेड आइस, अमाउंट ऑफ मेल्टेड आइस बताना है, 1 घंटे में कितनी बर्फ पिघली। अब बताओ, सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 है और बर्फ का 0 है, तो बाहर से अंदर हीट आएगी ना, और इस क्यूबिकल बॉक्स की दीवारों से आएगी, क्यूबिकल बॉक्स की दीवारों से आएगी, तो मेथड कौन सा हो गया? कंडक्शन हो गया। भाई सॉलिड मीडियम के अंदर हीट का ट्रांसफर कंडक्शन मेथड से हो सकता है, और कोई मेथड पॉसिबल ही नहीं। तो भैया टी टाइम में कितनी हीट आती है? टी टाइम में हीट आती है के ए बाय एल, T1 माइनस T2 इंटू टाइम। रुकना, अब एक बार ढंग से सुनना, है ना। रॉड के केस में जो एल होता था, वो इस एंड से इस एंड की लंबाई होती थी, लेकिन अब रॉड नहीं है, अब क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, तो इसकी जो थिकनेस है ना, थिकनेस, वो हीट वो यहाँ पर किसका काम करेगी? लेंथ का काम करेगी। भाई इधर बर्फ भरी हुई है, इधर 0, इधर सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से अंदर हीट जा रही है दीवार से होकर के, तो भैया जो दीवार की थिकनेस है ना, वो लेंथ का काम करेगी। इस समय दीवार की थिकनेस इसकी लेंथ का काम करेगी, तो एल की जगह मैं थिकनेस लिखता हूँ, है ना। ये हीट होगा m इंटू एल एफ, तो m का वैल्यू क्या बोलेंगे? के ए T1 माइनस T2 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय एल एफ इंटू क्या लिखेंगे साहब? थिकनेस। वो लेंथ की जगह में क्या लिखूंगा? थिकनेस लिखूंगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? लेंथ की जगह थिकनेस लिखूंगा, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है। अच्छा, एरिया, एरिया, रुको रुको, एरिया क्या बोले? क्या एक सरफेस है क्या? क्यूब है तो 6 सरफेस है, 6 सरफेस, और 6 के 6 तरफ से हीट जाएगी, है ना। हाँ, अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है ये क्यूबिकल थर्मा बॉक्स को लकड़ी की टेबल पे रख दिया, लकड़ी की टेबल। अगर लकड़ी की टेबल पे रख दिया तो भैया नीचे से हीट नहीं जाएगी, लेकिन बाकी 5 से तो जाएगी ना, बाकी 5 से तो जाएगी, है ना। मैंने तो कुछ नहीं बोला कि लकड़ी की टेबल पे रखा, तो मैं तो मान रहा हूँ कि 6 के 6 सरफेस से हीट जाएगी, 6 के 6 सरफेस से। तो एरिया क्या लोगे? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये एरिया लेंगे, क्या लेंगे? 6 इंटू ए स्क्वायर। अब डाटा रखो, यूनिट का ध्यान रख के डाटा रखना। अच्छा, ये के में क्या दिया हुआ है? कैलोरी पर मिनट, है ना, तो टाइम को मिनट में रखना, और वो एल एफ को कैलोरी में रखना। मैं के को बदलना नहीं चाह रहा, मैं के को बदलना नहीं चाह रहा। के कैलोरी में है तो नीचे एल एफ में रख दूंगा कैलोरी में, तो वो कैलोरी कैलोरी कैंसिल हो जाएगा, है ना। टाइम को मिनट में रख दूंगा तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको सेंटीमीटर में रख दूंगा, है ना। ये लो साहब, ये 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में रखो, ये सेंटीमीटर में रखो। T1 माइनस T2 कितना हो गया? 27। टाइम 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, मिनट में रख दिया, मिनट में। एल एफ साहब 80, है ना। ये थिकनेस भी सेंटीमीटर में रखो, थिकनेस सेंटीमीटर है, बोलो 10 mm का मतलब कितना सेंटीमीटर? बोलो 10 mm मतलब कितना सेंटीमीटर? बोलो 10 mm मतलब कितना? 1 सेंटीमीटर, है ना। ये लो 1 रख दिया, ये आंसर ग्राम में आ जाएगा, ग्राम में। सॉल्व करो, कितना ग्राम बर्फ पिघलती है, निकालो कितना ग्राम बर्फ पिघली। ये 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 6 नीचे 8, है ना। ये हो गया साहब 100, 100, तो ये हो गया 20 इंटू 36 इंटू 27 डिवाइड बाय 8, ये ग्राम हो जाएगा, ग्राम। ग्राम अब किलोग्राम में बदलना चाहें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, 10⁻³ से डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 2 से नीचे 4, है ना, 4 से ये 9, 9 इंटू 27 इंटू 10⁻³ kg, समझ रहे हो? ऊपर 10⁻³ नीचे 10⁻³ ये 10⁻³, ये ग्राम में निकालो, निकालो, पहले पूरा सॉल्व कर लो, बदल देंगे किलोग्राम में भी। ये भी तो ग्राम में आंसर आ गया, ग्राम में कितना ग्राम था? ये मल्टीप्लाई करो, 243 ग्राम आ रहा है, 243 ग्राम। किलोग्राम में बोलेंगे तो 0.243, है ना, लगभग 250 ग्राम, लगभग 250 ग्राम हो गया, लगभग 250 ग्राम, है ना। समझ रहे हो ना? ठीक है, यूनिट, यूनिट का ध्यान रखना। ये इसमें पर मिनट लिखा था, पर मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, तो टाइम को मिनट में लिखा मैंने, वो टाइम को मिनट में लिखा मैंने, ये टाइम को मिनट में,
ताकि उसका पर मिनट कैंसिल हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई? कर लोगे? हो जाएगा? हाँ चलो, कंडक्शन का फॉर्मूले का यूज मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी से कंपेयर कर ले। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या बोलते हैं साहब? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है ऊपर 6 क्यों किया? बेटा, छह दीवारों से हीट जाएगी इसमें। देख, ये कमरे कमरे के अंदर हीट आ रही है तो 6 दीवारों से आ रही है, 6, एक दीवार से नहीं आ रही। तो टोटल कितनी हीट आई वो लेनी पड़ेगी ना अपने को, इसलिए टोटल एरिया लेना पड़ेगा। इसलिए अपन ने वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर किया। ये समझ गया ना? एरिया जो लिया मैंने, एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर क्यों लिया? एक साइड का, हाँ 6 फेज है। मैंने कहा ना एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है वुडन टेबल पे रखा, वुडन टेबल, तो नीचे वाली सरफेस से फिर नहीं जाएगी, वहां 5 लोग है ना, वो बता देगा साहब कितनी लेनी है। चलो अब इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करो। देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोलते हैं साहब? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। यहां बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होता है। यहां बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होगा, है ना? समझ रहे हो? अब ये कितना होगा वो हमें निकालना है सर। आ जाओ, वो टेम्परेचर ड्रॉप निकालेंगे। तो आप देख सकते हो यहां से, ये हीट करंट डी क्यू बाई डी टी, ये होगा के ए बाई एल टी वन माइनस सी टू। ये आई टी क्या है साहब? थर्मल करंट है, थर्मल करंट, या इसी को बोलते हैं साहब हीट करंट। मैंने बताया ना हीट करंट, एच सिंबल दिया था मैंने इसको एच सिंबल दिया था, डी क्यू बाई डी टी। फॉर्मूला आपके पास है के बाई टी वन माइनस टी टू, है ना? अब यहाँ क्या है? आई बराबर ये बोलते हैं वी वन माइनस वी टू अपॉन आर, मतलब डेल वी अपॉन आर, ऐसा बोलते हैं ना। यहाँ आ जाओ, इसको बोलो, उसको बोलो। ये क्या बोलोगे? ये बोलोगे टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई एल अपॉन के, एल अपॉन के। कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ जो काम टेम्परेचर डिफरेंस का है ना, वहां पर वो काम किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। हीट में जो काम टेम्परेचर डिफरेंस का, इलेक्ट्रिसिटी में वो काम पोटेंशियल डिफरेंस का। हीट में जो काम इलेक्ट्रिक हीट करंट का, वहां पर वो काम किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा ना। मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, देखो कंपेयर कर रहा हूँ। अब कंपेयर करते क्या पता लगा? ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है तो ये वाली टर्म क्या होगी? ये वाली टर्म थर्मल रेजिस्टेंस होगी ना। तो देखो फॉर्मूला बन रहा है एल अपॉन के, ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन रहा है एल अपॉन के। कंपेयर करने पे आंसर आ रहा है। चलो इतना भी नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाऊं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते थे आर बराबर रो एल बाय, याद आ रहा है आपको? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था आपने कंडक्टर के लिए? अबे तार के लिए, वायर के लिए ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, आर बराबर रो एल बाय। अरे पढ़ा था कि नहीं? ठीक है, और याद करो, रो क्या होता था? 1/सिग्मा होता था। रो होता था 1/सिग्मा, रो होता था 1/सिग्मा। याद आ रहा है आपको? रो बराबर 1/सिग्मा। तो ये देखो फॉर्मूले से कंपेयर करो, एल वही का वही है, ए वही का वही है। यहाँ पर क्या आ रहा है? थर्मल कंडक्टिविटी, और वहां सिग्मा आ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेम फॉर्मूला है यार। अगर तुम्हें वहां का फॉर्मूला याद है तो भैया यहाँ का तो वैसे ही याद हो गया तुम्हें, है ना? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर में सिर्फ हीट फ्लो रेट वाला फॉर्मूला याद करना है आपको, हीट फ्लो रेट वाला फॉर्मूला याद करना है। बाकी सारे काम मैं इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके कर दूंगा, है ना? वहां पर थर्मल कंडक्टिविटी, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देख रहे हो, बिल्कुल मिलता जुलता फॉर्मूला। एल बराबर ये आर बराबर एल अपॉन के ए, ये एल अपॉन सिग्मा है। ठीक है, तो अब यहाँ जो काम थर्मल कंडक्टिविटी का, यहाँ वो काम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। अब फॉर्मूले बनाना बहुत आसान है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? R1 प्लस R2 अप टू R है। तो यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस भी यही बोलूंगा मैं दो या दो से ज्यादा कंडक्टर को सीरीज में जोड़ दूंगा ना, तो नेट थर्मल रेजिस्टेंस भी यही बोलूंगा। वहां पैरेलल में बोलते थे 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/Rn, ऐसा बोलते थे ना, यहाँ भी वही बोलेंगे, है ना? देखो आ जाओ साहब, अब यहाँ पर चलो पहले एक क्वेश्चन कर लें। थर्मल रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, के दे रहा है, एल दे रहा है ना, एरिया दे रहा है, बोल रहा है थर्मल रेजिस्टेंस बताओ। हद हो गई, ये इधर पेपर आसान आ रहे मान लिया, लेकिन इतने भी थोड़ी, है ना? ये लो, के आर बोल रहा है, आर बताओ साहब, तो एल अपॉन के, आर बराबर एल अपॉन के। कर लोगे भाई? अरे कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना? फॉर्मूला याद हो गया ना? अरे फॉर्मूला याद हो गया? चलो अब आ जाओ साहब, अब कॉम्बिनेशन पे आ जाओ। कॉम्बिनेशन में पूछेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो तुम्हारे सामने दो रॉड लगा रखी है, पहली और दूसरी। पहले की कंडक्टिविटी K1, दूसरे की K2, है ना? अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर एक ही रॉड माना जाए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक ही रॉड माना जाए, तो बोलता है के इक्विवेलेंट बताओ साहब, के इक्विवेलेंट। इस कॉम्बिनेशन का लेंथ क्या बन जाएगा? इस कॉम्बिनेशन का लेंथ बन जाएगा L1 प्लस L2।
अच्छा, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो ये भी सेम होगा, समझ रहे हो? अब कैसे निकालें? आंसर निकालते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। ये आंसर हम कभी नहीं भूल सकते। ये 9th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं और अभी तक आ रहा है साहब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है ना। अब आ जाओ साहब, क्या बोलूंगा मैं? इस पहले वाले का रेजिस्टेंस अगर R1 बोले तो मैं बोलूंगा साहब L1 अपॉन K1A। इसका रेजिस्टेंस अगर R2 बोले तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा L2 अपॉन K2A। और इस पूरे कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट बोले तो हम बोलेंगे L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इंटू A। बोलोगे कि नहीं? अबे हाँ कि ना बोलो भाई। ठीक है, अब क्या है वो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में रख दो, रख दो, रख दो। ये रख के सॉल्व करता हूँ, देखो आर इक्वलेंट R1 R2, ये देखो ये रख के सॉल्व करता हूँ तो ए से ए कैंसिल हो गया। के इक्वलेंट आ रहा है साहब L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 अपॉन L2, ये L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। अच्छा, कई बार क्या होता है n कंडक्टर जोड़ देते हैं। अगर n कंडक्टर जोड़ दें तो यही फॉर्मूला बन जाएगा L1 प्लस L2 अप टू Ln डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 अप टू Ln अपॉन Kn। समझ पा रहे हो साहब? ये फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं रख सकते हो तो तरीका सिखा दिया मैंने। बहुत आसान तरीका है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी भूलोगे नहीं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, तो सीधे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रखो ना R1 R2 Rn, है ना, के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तरीका देख लो। इसमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन देख लो कि भैया दोनों रॉड्स जो है ना, उनकी लेंथ सेम। दो रॉड्स जो आप लगा रहे हैं कॉम्बिनेशन में, उनकी लेंथ सेम है ना। मैं ऐसा केस दे रहा हूं साहब, ये दो कंडक्टर, ये दो कंडक्टर दोनों की लेंथ सेम। इसकी लेंथ L है ना, तो इसकी लेंथ भी कितनी हो गई साहब? L। दोनों की लेंथ L, समझ पा रहे हो? इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी K2। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ही मान लो साहब, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ही मान लो, तो हमसे बोलते हैं साहब के इक्विवेलेंट बताइए। तो यहाँ पर देखो, अगर लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इस फॉर्मूले में रख दो, इसमें रखते हो तो ये आता है हार्मोनिक मीन। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं साहब। ये आ रहा है हार्मोनिक मीन, है ना, K1 K2 का हार्मोनिक मीन आता है सर। सॉरी, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आता है सर। अरे समझ पा रहे हो? दो भी तो आएगा, टू भी तो आएगा, अबे टू भी तो लगाओ। L1 प्लस L2, ये टू, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन आएगा भाई। ये तो मैंने बात करी किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन की। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अब ये चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछता है। लो साहब, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल समझ रहे हो? देखो मैं सिंपल इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करूं। इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते थे? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम हो। यहां हम बोलेंगे हीट करंट सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट यानी H यानी dq बाई dt सेम होगा। देख लो, ध्यान से देख लो, ये इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है। T1 मोर देन T2 है तो हीट इधर से इधर जा रहा है ना, और देख रहे हो हीट करंट सेम सेम जा रहा है ना। जब जब हीट करंट सेम होगा ना, सीरीज बोलेंगे। अच्छा, पैरेलल में आओ। पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी में बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस सेम। यहाँ मैं बोलूंगा टेम्परेचर डिफरेंस सेम। यहाँ बोलूंगा मैं टेम्परेचर डिफरेंस सेम। जितने कंडक्टर्स अरेंज करोगे, ये पहला ये दूसरा, देख रहे हो, इस पहले का इधर इस सरफेस का टेम्परेचर T1, इधर का T2, तो बताओ दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस बराबर है कि नहीं? दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है T1 माइनस T2, आ रहा है कि नहीं? अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। हीट करंट सेम है तो क्या बोलेंगे साहब? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो आ जाओ, अब यहां से इसमें के आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है। आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1, क्या बोलूंगा? इसकी लेंथ L अपॉन K1A1। दूसरे का रेजिस्टेंस L अपॉन K2A2। और अगर हम आर इक्विवेलेंट बोलें तो क्या बोलेंगे? L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 बोलेंगे भाई, है ना। ये देखो, अब ये मैंने तुम्हारे सामने रेजिस्टेंस लिखे L बाई KA। अब ये यहाँ रख दो, इस फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूले में रख के सिंप्लीफाई करो, ये सॉल्व करो। देखो L से L कैंसिल हो गया, L से L, तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन गया K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। अच्छा, इसमें अगर n कंडक्टर दे दूं आपको, n कंडक्टर, तो ये अप टू n तक ले लो, K1A1 प्लस K2A2, कहाँ तक? अप टू KNAN डिवाइडेड बाय क्या होगा? A1 प्लस A2 अप टू AN, है ना। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा अगर n कंडक्टर आपने पैरेलल में अरेंज कर दिए, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
इसमें भी स्टैंडर्ड कंडीशन देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन, ये दोनों कंडक्टर्स का एरिया बराबर है भाई। मैं फोटो बना के दिखाऊं, है ना, ये देखो दो कंडक्टर आपने पैरेलल में लगाए थे, पैरेलल में इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी K2, है ना, इस एंड का टेम्परेचर T1, इस एंड का T2, सबको दिख रहा है T1 माइनस T2 सेम। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, इसका भी है। अच्छा, लेंथ तो सेम दिख ही रही है, लेंथ तो बराबर दिख ही रही है ना। तो ऐसे केस में देख सकते हो, इस फॉर्मूले में रखो, ये A1 बराबर A2 इसमें रखो, इसमें रखोगे ना A1 बराबर A2, तो ये आ रहा है K1 प्लस K2/2, ये आ रहा है अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन। स्टैंडर्ड कंडीशन है, याद रख सको तो, और नहीं रखो तो रख सकते हो तो कोई बुराई नहीं है। तुम तो हीट फ्लो रेट का फॉर्मूला याद रखो और थर्मल रेजिस्टेंस का याद रखो, ये तुम कभी नहीं भूलोगे कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तुम कभी भूलोगे ही नहीं, है ना। तो उसी से हम तो थर्मल कंडक्टिविटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी में 2-4 क्वेश्चन हाथ साफ करना, फिर और कंसेप्ट बताता हूं, 1-2 क्वेश्चन हाथ साफ करो, है ना। इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है, T1 मोर देन T2 है, बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बोलो, जल्दी बोलो, कॉम्बिनेशन कौन सा, सीरीज है कि पैरेलल है, सीरीज है कि पैरेलल है, ये सीरीज है भैया। इधर से इधर हीट जाएगी और हीट करंट सेम होगा, हीट करंट स्टडी स्टेट कंडीशन, हीट करंट क्या होगा, सेम होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। बोल रहा है के इक्विवेलेंट बताओ साहब। अब के इक्विवेलेंट फॉर्मूला बनाया मैंने, क्या है साहब, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, लगा दो लगा दो, L1 2L, L2 भी 2L, है ना, ये 2L अपॉन K प्लस 2L अपॉन 3K, है ना। सॉल्व करें साहब, ऊपर हो गया 4L, नीचे एलसीएम लेंगे तो 2L बाय K तो कॉमन आ गया, ये 1 प्लस 1/3, है ना, ये नीचे 4/3, वो L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2K डिवाइडेड बाय 4/3, सॉल्व करें तो 3/2K आ गया, 3/2K, सेकेंड आंसर। और अगर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी याद है ना तो उससे भी हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी अगर याद है ना कि लेंथ बराबर हो तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, अभी बताया था मैंने, अगर लेंथ बराबर हो तो, है ना, ये इससे भी निकाल सकते हो। और ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो नहीं याद, मैं तो भूल गया, मैं तो एग्जाम में आते आते एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ही भूल गया, चैप्टर के साथ याद था मुझे, है ना, एग्जाम फोबिया है मुझे तो, मैं तो एग्जाम में बैठ करके मुझे ऐसा लगता है सब भूल गया, है ना। एग्जाम की एक दिन पहले न जाने क्यों ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब भूल गया हूँ। रात को सपना आता है कि साहब सुबह एग्जाम में पेपर आया और ऐसा क्वेश्चन आया जो मैंने 4 बार किया था लेकिन मैं भूल गया, है ना। ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, आते हैं, ऐसे नेचुरल है, सबके साथ आता है, ऐसा नहीं सबके साथ ही होता है। ठीक है, तो भैया थोड़ा पेशेंस, है ना। तो एग्जाम के समय सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, घर से फ्लो बना के जाओ, है ना। एग्जाम के पहले सेलेक्ट करके रखो कि साहब ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, है ना। होता ना, विराट कोहली खेलने आता है मैदान में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रैक्टिस घर से प्रैक्टिस करके आया, सेट होकर के आया है ना। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि साहब पहले टाइम लेते हैं, टिक टिक के खेलते हैं, कुछ समय लगाते हैं, फिर उसके बाद में चौके छक्के मारते हैं, है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि पहले वहां समय लगाते हैं, एक बार फ्लो बनता है ना उसके बाद चौके छक्के मारते हैं, है ना। और कुछ स्टूडेंट पहले से सेट होकर के आते हैं, एकदम आते ही चौके छक्के, है ना, पहला क्वेश्चन से ही टूट पड़ते हैं, पहले से प्लानिंग बना के आते हैं, स्ट्रेटेजी बना के आते हैं कि पेपर में सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और एक दिन में नहीं होती ये चीजें साल भर में होती है, प्रैक्टिस कर करके ही होती है, समझ रहे हो ना। तो प्रैक्टिस खूब करो, खूब प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो, एग्जाम भी खूब दो, मेजर भी अपन लेंगे खूब सारे, है ना। अभी घर पे भी घर कुछ ना कुछ जिस जिस संडे फ्री होते हो ना, अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करते रहा करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो आओ वापस लौटो, ठीक है, वापस लौटे, बात आगे बढ़ाएं। तो मैं अगर मैं भूल गया, मान लिया फॉर्मूला भूल गया, तो मेरे को ये तो कभी नहीं भूलना कि आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 होगा, ये तो मैं कभी नहीं भूलना। तो क्या बोलूंगा, आर इक्विवेलेंट बोलूंगा ये 2L प्लस 2L 4L डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट इंटू ए। R1 बोलूंगा 2L अपॉन कितना, के, ये बोलूंगा 2L अपॉन 3K, है ना। ये लो साहब, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक और लो, इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है, T1 मोर देन T2 है, बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बोलो, कॉम्बिनेशन कौन सा, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन, हीट करंट सेम है, हीट करंट सेम है, तो के इक्विवेलेंट बोल रहा है,
अब के इक्विवेलेंट लो, मैं तो ये लगाऊंगा आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आर इक्विवेलेंट क्या बोलूंगा, टोटल लेंथ L प्लस 4L प्लस 3L डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट इंटू ए। R1 क्या बोलेंगे, L अपॉन के। R2 क्या बोलेंगे साहब, 4L अपॉन 2K। ये क्या बोलेंगे, 3L अपॉन के इंटू ए बोलेंगे साहब। ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, 4 और 3 7 और 1 8, 8 बाय के इक्विवेलेंट। ये एल से एल कैंसिल तो 1 अपॉन के प्लस 2 अपॉन के प्लस 3 अपॉन के, है ना, 3 3 6, ये 8 डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 6 बाय के। तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो साहब 4/3 के आ गए, है ना, 4/3 के। तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं था कि इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का याद था, उससे ही कर दिया मैं। समझ रहे हो मेरी बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का याद है, उसी से कर लेंगे यार। चलो ये आओ साहब, ये आओ, इधर ये हॉट, इधर ये कोल्ड, THTL, है ना, बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन। ये दो कंडक्टर्स हैं, दो कंडक्टर पहला और दूसरा, डेल टी सेम हो गया, डेल टी सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल पैरेलल। अब बोल रहा है के इक्विवेलेंट बताओ, के इक्विवेलेंट। मुझे यहाँ पर फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आर इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे साहब, L बाई के ए। L बाई के इक्विवेलेंट, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 3 हो जाएगा, 3A। अभी इसका A इसका 2A तो टोटल 3 हो जाएगा, तो 3A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद है ना आपको, ये L बाई के ए, L बाई के ए। इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर मैं एक ही कंडक्टर मान लूं, एक ही कंडक्टर, तो उसके लिए के इक्विवेलेंट, उसका लेंथ L और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, तो लो साहब ये 3 है। पहले के लिए क्या बोले, पहले के लिए तो L अपॉन 3K इंटू ए। दूसरे के लिए बोले तो ये होगा L/2K इंटू ए, है ना, L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ के इक्विवेलेंट। ये सॉल्व करें तो भैया ये 3K, ये 2K, ये के इक्विवेलेंट अगर निकालें तो कितना बन गया, ये 5/3 बन गया, ये बन गया 5/3, है ना, 5/3 बन रहा है भाई, सेकंड आंसर, सेकंड, है ना। और अगर फॉर्मूला याद है ना, एक मिनट, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अच्छा एक का क्रॉस सेक्शन गलत ले लिया आपने, एक मिनट एक मिनट, इसका क्रॉस सेक्शन गलत ले लिया आपने, दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, जबकि ए नहीं है, 2A अभी लेता हूँ, अभी लेता हूँ, ये 2A कर दो, तो भैया एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये 3 टाइम्स ऑफ के इक्विवेलेंट, ये आ गया 3K, ये आ गया 4K, तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 7/3K, 7/3K, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट 7/3K आ रहा है भाई। और अगर फॉर्मूला याद है तो उससे निकाल लो यार, फॉर्मूला क्या था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। फॉर्मूले से निकालना चाहो फॉर्मूले से निकाल लो भाई। K1 कितना है साहब, 3K, A1 कितना है A, K2 कितना है 2K, A2 कितना है 2A, A1 प्लस A2 तो A प्लस 2A। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर क्या होगा, 4 और 3 7, 7/3K आ जाएगा, के इक्विवेलेंट आ जाएगा 7/3K। आ रहा है सब, ठीक है। जो तरीका तुम्हें पसंद आए, तुम्हें फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो और बढ़िया, बड़ा आसान तरीका बताया मैंने यार। चलो एक और लो, एक और लो, है ना। ये मैं आपको बता दूं, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर टाइप दे रहा है ना, अंदर वाले की कंडक्टिविटी अलग दे रहा है ना, K2, और बाहर वाले मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग दे रहा है, K1। मतलब ये उस तरह का केस है जैसे पेन और पेन के अंदर रिफिल, सुनना सुनना सुनना, पेन और पेन के अंदर रिफिल होता ना, पेन बाहर का मटेरियल कुछ और, उसके अंदर रिफिल का मटेरियल कुछ और, पेन और पेन के अंदर रिफिल, इस तरह का केस है साहब। तो अंदर वाले मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K2 और बाहर वाले की K1। अब इस एंड का टेम्परेचर T1 और इस एंड का टेम्परेचर T2, मैं बोलता हूँ T1 मोर देन T2। कॉम्बिनेशन बोलो कौन सा है, कॉम्बिनेशन बोलो, सीरीज है कि पैरेलल है, कॉम्बिनेशन बोलो, सीरीज है कि पैरेलल है, डेल्टी सेम है, डेल्टी सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया साहब, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट पूछ रहा है आपसे, फॉर्मूला होगा K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, ये फॉर्मूला होगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब K1 K2 तो दिया हुआ है,
है ना, एरिया भी तो निकालना पड़ेगा ना, एरिया। तो ये बाहर वाले का एरिया निकालो सर, ये बाहर वाले का एरिया। अब बच्चे बोलते हैं पाई R1 स्क्वायर, गलत हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बाहर वाला जो मटेरियल है उसका एरिया, ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ साहब, ये बाहर वाला मटेरियल ये है K1 वाला, है ना, ये K1 वाला मटेरियल ये है, मुझे सिर्फ इसका एरिया चाहिए K1 वाले का। तो इंटरनल रेडियस R2 है और ये पूरी एक्सटर्नल रेडियस R1 है, तो सिर्फ ये बाहर वाले का एरिया बोले ना, तो ये क्या होगा, ये होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब? बच्चे इसी स्टेप में गलती करते हैं, क्या करते हैं, R1 रेडियस देखते हैं, बोले A1 आ गया पाई R1 स्क्वायर, है ना, A2 कितना आ गया, ये A2 अंदर वाले का एरिया, ये A2 अंदर वाले का एरिया, ये होगा पाई R2 स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो K इक्विवेलेंट सॉल्व कर लो, K1 A1, A1 कितना, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, K2 A2, A2 कितना हो गया, पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कैंसिल, ये पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये K1 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस K2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, ये K इक्विवेलेंट आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है K इक्विवेलेंट। सेकेंड आंसर, सेकेंड आंसर आ रहा है भाई। भाई कॉम्बिनेशन पहचान में आना चाहिए पहले तो, ठीक है। ये अंदर वाला जो है ना, मैं क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहा हूँ, दोबारा जूम करके देखो, अंदर वाले की रेडियस दे रखी है आपको R2, डायमीटर नहीं है, डायमीटर नहीं है ना, रेडियस ही वो रेडियस। किसी को डायमीटर लग रहा है ना, किसी बच्चे ने बोला सर वो तो डायमीटर है, डायमीटर नहीं, रेडियस ही, रेडियस ही, उसको रेडियस ही मानो, रेडियस। अगर डायमीटर मानोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, डायमीटर मानोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। शुभम, शुभम खत्री बेटा, समझ गए? ठीक है, ये R1 R2, आई थिंक बात पकड़ में आ चुकी है सब, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ चुका है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन पहचानना आपको आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये खाली जगह दिख रही है मुझे, ठीक है। ये मैंने एक तार दिया साहब और एक ये सर्कुलर पाथ में बेंड कर दिया ऐसा, ठीक है, दो तार, दोनों का इस एंड का टेम्परेचर T1, ये T2, इसकी कंडक्टिविटी भी K, इसकी भी K, है ना। अब आपसे बोल रहा है कि इसमें हीट करंट है H1 और इसमें हीट करंट है H2, H1 और H2 का रेशो पूछ रहा है आपसे, आपसे रेशो पूछ रहा है, H1 H2 का रेशो बताइए। ये सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ, हीट करंट का रेशो पूछ रहा है आपसे। अभी सेमी सर्किल ही दिख रहा है ना, कुछ और तो नहीं दिख रहा? अभी मुझे, मैं लिखूंगा यहाँ सेमी सर्किल, दिख रहा है ना सबको? ठीक है, मुझे पहले तो बताओ कॉम्बिनेशन कौन सा है, पहले तो बताओ ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, क्या सेम है? दोनों कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। अब टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। चलो जरूरत ही नहीं उसकी, के इक्विवेलेंट थोड़ी पूछ रहा है, वो तो हीट करंट पूछ रहा है ना। अब हीट करंट का फॉर्मूला क्या है साहब? ये फॉर्मूला है K/L T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 दोनों के लिए सेम है ना, दोनों की थिकनेस भी सेम है, ये थिकनेस भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, के भी सेम है, लेकिन लेंथ थोड़ी सेम है। क्या दोनों की लेंथ सेम है क्या? क्या दोनों पार्ट की लेंथ सेम है क्या? दोनों पार्ट की लेंथ अलग अलग है, अलग अलग है ना। अब इसकी लेंथ में मानू L1, इसकी लेंथ मानू L2, तो साफ साफ दिख रहा है कि L1 तो सेमी सर्कुलर पाथ का डायमीटर होगा, इसको 2R बोलेंगे, और L2 क्या है, L2 सर्कमफ्रेंस का हाफ होगा, यानी पाई आर होगा। ये L1 L2 लेंथ समझ में आ रही है सबको? L1 और L2 लेंथ समझ में आ रही है? L1 इस वाले पार्ट की लेंथ है, ये सीधा सेमी सर्कल का डायमीटर यानी 2R, और वो L2 क्या है, वो L2 साहब क्या होगा, L2 होगा सर्कमफ्रेंस का हाफ यानी पाई आर। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये H1/S2, ये हो गया पाई आर, ये हो गया 2R, R से R कैंसिल, आंसर आ गया पाई/2:1, या ये होगा पाई/2, ये आंसर होगा पाई/2, पाई/2:1 या पाई/2। समझ पा रहे हैं सब? ये हीट करंट का रेशो बताया मैंने आपको, मतलब किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये इंटरफेस जो आती है, जो जंक्शन पॉइंट आता है, कांटेक्ट पॉइंट आता है, इसका टेम्परेचर निकालने को बोलते हैं, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, है ना। एक और सुनना साहब कंसेप्ट, मान लिया ये दो कंडक्टर्स आपने जोड़े, है ना, ये दो कंडक्टर आपने जोड़ दिए साहब, जोड़ दिए, ये है ना, ये दो कंडक्टर हमने जोड़ दिए,
अब आपसे बोल रहा है इधर से इधर हीट जा रही है, तो ये जो कॉमन कांटेक्ट पॉइंट था ना, कॉमन कांटेक्ट पॉइंट, इस कांटेक्ट पॉइंट का टेम्परेचर बताइए साहब, ये कांटेक्ट पॉइंट का टेम्परेचर बताइए, ऐसा पूछता है आपसे। ठीक है, तो निकालने का मेथड देख लो, दो मेथड है, सुनना और समझना। ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट टेम्परेचर कैसे निकालें? भाई इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का T2 है, तो भैया मैं बोलता हूँ T1 मोर देन T2, तो इस एंड से इस एंड की तरफ हीट जाएगा। अब इस एंड से हीट इस एंड की तरफ हीट जाएगा, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में सबको पता है कि हीट करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो पहले कंडक्टर में हीट करंट और दूसरे कंडक्टर में हीट करंट क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो देख सकते हो dQ/dt1 बराबर dQ/dt2 कर दिया, हीट करंट को हमने बराबर कर दिया, है ना। अब पहले वाले कंडक्टर में हीट करंट बोले साहब, पहले वाले कंडक्टर में हीट करंट dQ/dt1 क्या होगा, ये होगा K1 क्रॉस सेक्शन एरिया A लेंथ L1, ये होगा T1 माइनस TC, होगा कि नहीं। दूसरे वाले कंडक्टर में हीट करंट बोले, दूसरे वाले कंडक्टर में हीट करंट, ठीक है, तो ये क्या होगा साहब, ये होगा K2 A अपॉन इसका लेंथ बोले तो L2, ये होगा TC माइनस T2, है ना। समझ रहे हो, ये इस कंडक्टर में सेकंड वाले में TC माइनस T2, अपन ज्यादा माइनस कम ले रहे हैं साहब, ये बराबर करो, ये T1 माइनस TC, ये TC माइनस T2, इसको सॉल्व कर लोगे तो TC आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना TC आ जाएगा। ठीक है, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ से, इसको सॉल्व करूंगा तो TC का वैल्यू कितना आता है, ए से ए कैंसिल हो चुका है, K1 अपॉन L1 T1 प्लस K2 अपॉन L2 T2 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं करना तुम्हें, है ना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कंसेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके से आंसर बनते हैं, कि भैया हीट करंट बराबर कर दो आंसर आ जाएगा, है ना। एक तरीका, ये पहला मेथड, और बहुत आसान लग रहा होगा तुम्हें ये मेथड, अरे बहुत इजी मेथड है ना यार। मैं आपको बता दूं, अभी दो कंडक्टर थे, अगर तीन कंडक्टर होते ना, तीन कंडक्टर, तो दो कांटेक्ट पॉइंट टेम्परेचर होते हैं। मैं आपसे बोलता तीन कंडक्टर, ये लो, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, एक और लाया, रुक जाओ एक और लाता हूँ, ये लो एक और लाया, ओ तीन कंडक्टर, समझो इस तरीके से, दिख रहे हैं आपको तीन कंडक्टर। अब तीन कंडक्टर तो बताओ दो दो कांटेक्ट पॉइंट है कि नहीं, देखो देखो ध्यान से, एक कांटेक्ट पॉइंट ये रहा और एक कांटेक्ट पॉइंट ये रहा, दिखा कि नहीं दिखा, अबे दिखा ना। अब अगर ये कांटेक्ट पॉइंट है तो दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल हो गए, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन, और दो इक्वेशन चाहिए ना, तो समझ सकते हो वहां पर तीनों में हीट करंट बराबर करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन लेंदी होता जाएगा। चार कंडक्टर जोड़ दिया ना, तो फिर उस केस में तीन कांटेक्ट पॉइंट टेम्परेचर होंगे, तीन वेरिएबल होंगे, तीन इक्वेशन चाहिए होगा, कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन लेंदी होता जाएगा, समझ रहे हो। अब आसान तरीका मैं आपको बताऊं, एक इलेक्ट्रिसिटी मेथड, है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी मेथड क्या है, इन दो कंडक्टर को मान लो रेजिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिसिटी मेथड क्या बोलता है साहब, वहां आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को आप रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटते थे, यहाँ टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटोगे, है ना। मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी जैसा काम कर रहा हूँ, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है T1 T2, ये यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट टेम्परेचर कितना है TC, तो भैया इसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल T1, इसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल T2, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को रेजिस्टेंस के रेशियो में बांट दो, है ना, ये पहले का रेजिस्टेंस और दूसरे का रेजिस्टेंस, तो R1:R2 में बांट दो। समझ पा रहे हो, मैं इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन में आप पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटते थे, यहाँ हम टेम्परेचर डिफरेंस को रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटेंगे। तो भैया पहले वाले को कितना मिलेगा, पहले वाले को मिलेगा R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, मिलेगा ना। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, हालांकि दूसरे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक से ही आंसर आ जाएगा, दूसरे वाले को मिलेगा ये R2/R1 प्लस R2 इंटू टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस को मैं रेजिस्टेंस के रेशियो में बांट रहा हूँ। अब पहले वाले का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है T1 माइनस TC, दूसरे वाले का टेम्परेचर डिफरेंस कितना TC माइनस T2, आप इससे सॉल्व कर लो TC आ जाएगा, मतलब दोनों में से किसी भी एक से सॉल्व कर लोगे ना TC आ जाएगा। ये दो मेथड बताए मैंने आपको, ये सेकंड इलेक्ट्रिसिटी मेथड। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखने में आपको पहला वाला मेथड आसान लगेगा कि भैया हीट करंट बराबर कर दो आंसर आ जाता है ना, हीट करंट बराबर कर दो आंसर आ जाता है, बहुत इजी मेथड। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे कंडक्टर बढ़ेंगे ना, फिर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मेथड पसंद आने लगेगा, तुम्हें वो आसान लगने लगेगा कि यार क्या करना है, कुछ नहीं करना, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस बांट दो, रेजिस्टेंस के रेशियो में बांट दो। चलो मैं करता हूँ अभी, ठीक है, रेजिस्टेंस के रेशियो में बांट दो, तो ये R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल टेम्परेचर डिफरेंस। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप सब देखो, इस एंड का टेम्परेचर 100 है
इधर का 20 है। ये बोल रहा है ये कांटेक्ट पॉइंट टेम्परेचर बताओ, ये कांटेक्ट पॉइंट टेम्परेचर। अब दो मेथड, पहले मेथड से करें, हीट करंट बराबर करो, है ना। पहले वाले में हीट करंट, दूसरे वाले में हीट करंट बराबर कर दो, H1 बराबर H2। पहले वाले में बोले तो क्या बोलेंगे, KA/L 100 माइनस TC। दूसरे में बोले तो 3KA/3L, ये क्या होगा, TC माइनस 20। बराबर कर दिया मैंने। K/L से K/L कैंसिल, वो 3 से 3 कैंसिल, ये 100 माइनस TC बराबर TC माइनस 20, क्या होगा 2TC बराबर कितना 120, तो TC बराबर 60 आ गया, 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है भाई। बहुत आसान लगाओ। चलो मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी मेथड से भी कर देता हूँ, मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी मेथड से भी कर ही देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये दो रेजिस्टेंस है ना, इसकी लेंथ L, इसकी 3L, है ना, इसका क्रॉस सेक्शन A, इसका A, इसकी कंडक्टिविटी K, इसकी 3K। तो रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस L/K, इसका रेजिस्टेंस बोले तो 3L/3Ka। भैया बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, ये भी L/K। अब रेजिस्टेंस बराबर आया तो ये तो बहुत आसान काम हो गया। अब तो हमें क्या करना है, अब तो हमें बराबर बराबर बांटना है। वे रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटते हैं ना। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 80 है। इस 80 को इन दोनों में बांटना है। ये पहले वाले को मिला डेल T1, दूसरे वाले को मिला डेल T2। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटो। तो डेल T1 और डेल T2 का रेशियो R1 और R2 के रेशियो में, मतलब 1:1, 1:1। तो डेल T1 को कितना मिलेगा, 1/1 + 1 × 80। ये कितना है, ये है 100 माइनस TC। इसी से आंसर आ गया, इसी से आ गया, देखो इसी से आ गया। TC बराबर कितना 60, इसी से आ गया। दूसरे को बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरे को तो बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पहले को बांटते ही आंसर आ गया। पहले का टेम्परेचर डिफरेंस है ना कितना, 100 माइनस TC, ये TC आ गया 60। दोनों मेथड बता दिए मैंने, ये दोनों मेथड बता दिए, तुम्हें जो आसान लगे, जो पसंद आए, है ना। मैं दोनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना। सिंपल इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे को मैं बहुत बड़ा काम नहीं करता। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। आओ आओ, ये बोला जंक्शन पॉइंट टेम्परेचर बताओ, ये बताओ। ये K1 K2 L1 L2 अभी तो निकाला था पीछे, हीट करंट बराबर करके अभी तो निकाला है पीछे। तो यही तो मैंने निकाला था, वो K1/L1 T1 प्लस K2/L2 T2। कर लिया है, तो कर लिया अपन ने, अभी तो कर लिया अपन ने। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले पे आओ। इधर से इधर हीट आ रही है ना। ये बोल रहा है कांटेक्ट पॉइंट टेम्परेचर बताओ, ये TC बताओ, TC। एक आयरन दिया है, एक Ag दिया है। कंडक्टिविटी बोल रहा है साहब, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया सेम दिख ही रहा है। बोला थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ आयरन। मतलब ये अगर K है तो ये क्या है, ये 11K है, 11K। हीट करंट बराबर करो, ये पहले वाले में हीट करंट H1, दूसरे वाले में हीट करंट H2, तो H1 बराबर H2। क्या बोलेंगे साहब, KA/L 100 माइनस TC, ये कितना है, ये है 11K A/L TC माइनस 0। लो साहब खत्म हो गया क्वेश्चन। K/L से K/L कैंसिल, 100 माइनस TC बराबर 11 TC, तो 12 TC बराबर 100, तो TC बराबर 100/12 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया साहब, है ना, ये फोर्थ आ गया, 8.3 डिग्री सेल्सियस, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मेथड से भी कर लो। चलो तुम्हारे लिए छोड़ दूं इलेक्ट्रिसिटी मेथड, घर पे कर लोगे। अरे इलेक्ट्रिसिटी मेथड से अभी करूं या तुम घर पे करोगे, बोलो बोलो, इलेक्ट्रिसिटी मेथड भी करना है अपने को। अभी करते हैं, अभी करते हैं, हाथ तो हाथ करो, तुरंत करो। लो साहब, इसका रेजिस्टेंस मैं बोलता हूं, तो बोलूंगा साहब L/Ka। इसका रेजिस्टेंस बोलूंगा तो मैं बोलूंगा L/11Ka, L/11Ka रेजिस्टेंस। देखो देखो, अब यहां से आप देखोगे तो रेजिस्टेंस रेशियो में बांट दो। इसको मिलेगा डेल T1, इसको मिलेगा डेल T2, तो डेल T1 और डेल T2 का रेशियो कितना आ जाएगा, ये L/Ka डिवाइड बाय L/11K है, तो 11:1 आ गया, 11:1 आ गया। तो डेल T1 कितना होगा, डेल T1 होगा साहब, यहां से सॉल्व करें तो 11/12 इंटू टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना 100, ये कितना होगा 100 माइनस TC होगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। सॉल्व कर लो, TC का वैल्यू यही आ जाएगा 100/12, 100/12 डिग्री सेल्सियस। लो इलेक्ट्रिसिटी मेथड से भी कर दिया मैंने,
मैंने इलेक्ट्रिसिटी मेथड से भी कर दिया। आ रहा है साहब? अरे आ रहा है, कर लोगे? हो जाएगा? अरे हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा, कई बार क्या होता है, जैसे वाई 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 के शेप में दो से ज्यादा रॉड दे देते हैं, टी बना देते हैं, कई बार टी, कई बार वाई, है ना, वहां भी बोलते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट टेम्परेचर। अब टी बनाए या वाई बनाए, है ना, अपना तो वही फंडा है साहब। अगर दो या दो से जगह ज्यादा जगह करंट जा रही है ना, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये टी बना रखा हो, वाई बना रखा हो, सीधे सीधे आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, सिंपल। आओ साहब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसमें ये रॉड दे रहा है साहब, ये रॉड, तीन रॉड देखो, वाई बना रखी है, वाई, वाई बना रखा है। ये बोल रहा है कांटेक्ट पॉइंट टेम्परेचर बताओ, इधर का 90 है, इधर का 80 है, इधर का 70 है। और क्या बोल रहा है साहब, ये आइडेंटिकल रॉड से, आइडेंटिकल है साहब, मतलब इसकी कंडक्टिविटी के है तो इसकी भी के है, इसकी भी के है, इसका लेंथ एल है तो इसका लेंथ भी एल है, और इसका लेंथ भी एल है ना। मैं थोड़ा सा फोटो जूम कर दूं, ये लो, फोटो जूम कर देता हूँ, ये लो, है ना। अब यहाँ पर सीधे सीधे आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट कहाँ से आती है, देखो, मान लिया हाई टेम्परेचर से आती है ये H1, और इधर जाएगी S2 और S3, इधर जाएगी S2 और S3। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये जंक्शन पॉइंट पर आने वाली बराबर जाने वाली, H1 बराबर S2 प्लस S3। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, मैं इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर रहा हूँ, कोई नया काम नहीं कर रहा, है ना। ये 90 डिग्री सेल्सियस, ये 80 डिग्री सेल्सियस, ये है 70 डिग्री सेल्सियस, और ये बोल रहा है टीसी बताओ, टीसी। तो हीट करंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, H1 क्या बोलोगे, के ए अपॉन एल, 90 माइनस टीसी। S2 क्या बोलोगे, ये भी बोलोगे के ए अपॉन एल, लेकिन टीसी माइनस 80। ये S3 क्या बोलोगे, ये भी बोलोगे के ए अपॉन एल, टीसी माइनस 70 बोलोगे भाई। वो के बाय एल से के बाय एल कैंसिल, 90 माइनस टीसी, ये टीसी माइनस 80, ये होगा टीसी माइनस 70। सॉल्व करें भैया, 3 TC बराबर 90 प्लस 80 प्लस 70, है ना, ये डिवाइड बाय 3 कर दो, टीसी का वैल्यू आ जाएगा। ये टीसी 90 प्लस 80 प्लस 70, सम करो, 170 प्लस 70 240, 240 बाई 3 तो 80 आ गया, 80 डिग्री सेल्सियस। कंसेप्ट पकड़ में आया ना, जंक्शन पॉइंट पर आने वाली बराबर जाने वाली। ठीक है, हीट करंट भाई क्या होता है, अभी इससे पहले दो कंडक्टर थे तो अपन एच बराबर कर रहे थे, एच सेम कर रहे थे, लेकिन अब तो बट रही है ना करंट, और जब बट रही होगी तो समझ सकते हो ये किरचॉफ लॉ। ठीक है, हाँ अब एक बच्चे की बुद्धि चली कि मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, S2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, देख देख लो, क्योंकि अगर ये टीसी का वैल्यू भी 80 आ गया, अगर टीसी का वैल्यू भी 80 आ गया, ऊपर भी 80 है, तो उधर तो हीट करंट जाएगी ही नहीं, उधर तो जाएगी ही नहीं, है ना। उधर तो S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और H1 बराबर S3 आ जाएगा, H1 बराबर S3 आ जाएगा। यानी इस केस में आगे की बात करूँ ना मैं, तो बोलूंगा S2 0 होगा और H1 बराबर S3 होगा, है ना। चलो एक और टी बना रहा हूँ, टी करके बताओ, ये टी बनाया मैंने, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, टी बनाया मैंने, इधर का टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ साहब 100, है ना, इधर का टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ साहब 20, और इधर का टेम्परेचर दे रहा हूँ मैं 0। ये बोल रहा है टीसी बताना है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ 2L है, ये के है ना, और ये भी के है, लेकिन ये 2K है, ये 2K है। बोलो टीसी, बोलो जल्दी, बोलो टीसी, बोलो जल्दी से बोलो, टीसी का वैल्यू। मान लिया यहां से चलती है H1, है ना, और इधर जाती है S2 और इधर जाती है S3। हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट पर आने वाली बराबर जाने वाली। अब H1 क्या बोलोगे, के ए अपॉन एल, 100 माइनस टीसी। S2 क्या बोलोगे, 2K ए अपॉन 2L, है ना, ये टीसी माइनस 20, टीसी माइनस 20। S3 क्या बोलोगे, ये बोलोगे के ए अपॉन एल, टीसी माइनस 0, है ना। लो साहब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, के ए बाय एल कैंसिल, ये 100 माइनस टीसी बराबर क्या होगा, टीसी माइनस 20 प्लस टीसी, है ना, ये आ गया साहब 3TC बराबर कितना, 120। तो टीसी का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस।
कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई, है ना। आने वाली मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे आना ही पड़ा तुम्हें, आने वाली बराबर जाने वाली, हीट करंट जंक्शन पॉइंट पर आने वाली बराबर जाने वाली। ठीक है, ये मैं कहाँ लगा रहा हूं, एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, एट कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, चलो एक और लो, एक और क्वेश्चन लो। 6 तार हैं छाप, 6 तार, इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, इक्वल कंडक्टिविटी, ये लो हद हो गई। और ऐसे फिगर के अकॉर्डिंग लगा दिए साहब। 6 तार, बराबर लेंथ, बराबर क्रॉस सेक्शन, बराबर के मतलब रेजिस्टेंस सेम हो गया। अबे रेजिस्टेंस सेम हो गया तो सर्किट ऐसा बनेगा, है ना। ये तो मुझे व्हीट स्टोन ब्रिज की याद दिला रहा है, और व्हीट स्टोन ब्रिज में भी बैलेंस दिख रहा है ना। आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबका रेजिस्टेंस बराबर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, और ये भी आर, सबका आर 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 बराबर बराबर। अब सबका रेजिस्टेंस बराबर है तो भैया ये तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, ये तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, मतलब इसका रेजिस्टेंस तो कितना होगा, तो सर्किट कैसा बनेगा, एक आर ये, एक आर ये और एक आर ये, होगा कि नहीं, है ना। इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो तुम्हें आती है, मुझे पता है। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आर आर है तो आर आता है ना। थोड़ा जूम कर दूं फोटो, क्या बोल रहा है, ए और सी का टेम्परेचर बता दो। ये लो, एक रेजिस्टेंस ऐसा था, एक ऐसा और एक ऐसा, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इधर का टेम्परेचर 100 है, इधर का टेम्परेचर 0 है ना। ये ए पॉइंट का टेम्परेचर और ये साहब सी पॉइंट का टेम्परेचर, ये निकालना है, ए और सी का टेम्परेचर निकालना है, समझ रहे हो। अब आप देखो, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटोगे, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटें, इसको मिला डेल T1, इसको मिला डेल T2, इसको मिला डेल T3, तो रेशियो कितना 1:1:1 आएगा। अरे 1:1:1 यानी वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड बटेगा, है ना। ये रेजिस्टेंस के रेशियो में आर आर आर, तो भैया 1:1:1। तो पहले वाले को कितना मिलेगा, पहले वाले को टोटल का वन थर्ड, 100 का वन थर्ड, ये कितना होगा, ये होगा 100 माइनस TA। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, दूसरे वाले को भी टोटल का वन थर्ड, टोटल का वन थर्ड, ये कितना होगा, ये होगा TA माइनस TC, है ना। तो इस वाले से तुम TA निकाल लो, इससे सॉल्व करो, TA आ जाएगा, कितना आता है TA, TA आता है 200/3, TA आता है 200/3, 200/3 आ रहा है। और इससे TC निकालो, TC, TA का वैल्यू रखे, ये TC आएगा 100/3। लो भाई, दोनों निकाल दिए मैंने। और बताओ, कोई हीट मेथड नहीं लगाया मैंने, मैंने इलेक्ट्रिसिटी मेथड लगाया, है ना। TA का वैल्यू 200/3 और TC का वैल्यू 100/3, 100/3, समझ रहे हो। TA 200/3, TA का वैल्यू तो ये आ रहा है और TC का वैल्यू ये आ रहा है। बहुत आसान, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी मेथड। ये देखो 200/3 और 100/3, समझ रहे हो ना, बहुत आसान है, बहुत आसान, सिंपल। आओ एक और जल्दी से कर दो। ये बोल रहा है के इक्विवेलेंट बताओ और नेट हीट करंट बताओ। क्वेश्चन क्या है सुनना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि साहब इधर का टेम्परेचर 100, इधर का 0, ये पहला रॉड और ये दूसरा रॉड, दोनों की कंडक्टिविटी दे रखी है, देखो देखो लेंथ दे रखी है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम दे रखा है, दे रखा है। बोल रहा है एक तो के इक्विवेलेंट बताओ और एक नेट हीट फ्लो बताओ साहब। के इक्विवेलेंट, अब कौन सा कॉम्बिनेशन है ये बोलो, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, बोलो बोलो, कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है कि पैरेलल, सीरीज है कि पैरेलल, पैरेलल है ना। अभी दूर दूर रखे हो या पास पास रखे हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा दो, है ना। तुम्हें पता है, मुझे तो याद होते हैं फॉर्मूले, और नहीं याद है तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला फंडा लगाओ, 1/R1 + 1/R2, उससे कर लो, है ना। अब K1 A1, K1 60, A1 कितना 2, K2 40, A2 कितना 2, A1 + A2 2 + 2, ये तो अर्थमेटिक मीन आने वाला है ना। ये सॉल्व करें, ये ऊपर से 2 2 कॉमन कैंसिल, ये आ गया 60 + 40, 100/2 50 आ गया, 50 आ गया भाई, 50, ठीक है, 50 आ गया आपके पास। 50 क्या, वही वॉट पर मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस, वॉट पर मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा बोल रहा है हीट करंट बताओ, हीट करंट, नेट हीट करंट, लो अभी बताते। इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ही कंडक्टर मान लो, उसका के इक्विवेलेंट आपने निकाल ही लिया, तो dQ/dt क्या बोलेंगे, के इक्विवेलेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया मिलके 2a, लेंथ कितनी L, टेम्परेचर डिफरेंस वही 100 - 0, समझ रहे हो। पूरे कॉम्बिनेशन को एक ही माने, एक ही कंडक्टर माने, एक ही कंडक्टर माने तो क्रॉस सेक्शन एरिया मिलकर के कितना 2a हो गया, के इक्विवेलेंट निकाल लिया 50,
एरिया कितना साहब 2, लेंथ कितनी वो भी 2 दे रखी है, ये आ गया 100, है ना। ये सॉल्व करें साहब, 2 से 2 कैंसिल, 50 से ये भी 100, ये भी 100, तो 10⁴, है ना। ये जूल पर सेकेंड वॉट में आ जाएगा। सारे डाटा ऐसा ही सिस्टम में रखे ना, जूल पर सेकेंड यानी वॉट, मतलब फॉर्मूला बेस कंसेप्ट है ना। ये बोल सकते हैं 10 किलो जूल पर सेकेंड, 10 किलोवाट, ऐसा बोल सकता हूँ भाई। कैलोरी में पूछे तो वही बदल सकता हूँ, है ना। कैलोरी वैलोरी में पूछेगा तो बदल देंगे सब। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और। फ्लो बन गया है अपना, है ना। फ्लो बन चुका है तो लगे रहो, करते रहो मेरे साथ साथ। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं अभी करवा रहा हूँ, अभी कंडक्शन खत्म करूंगा, 10 मिनट और, 10 मिनट और, ज्यादा नहीं, है ना। आ जाओ, ये देखो नेक्स्ट, ठीक है। लो साहब नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन अगर मैं बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, करते जाओ। ये पिछला वाला हो गया ना सबका, ये हो गया ना सबका। हाँ आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको बोल रहा है साहब, दो रॉड्स हैं, रॉड, आइडेंटिकल रॉड्स, आइडेंटिकल रॉड, एक बार इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, एक बार इन रॉड्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया। क्वेश्चन सुनना, आइडेंटिकल रॉड सीरीज कॉम्बिनेशन में, आइडेंटिकल मतलब के, इसका भी के, ये भी के, इसकी लेंथ एल, तो इसका लेंथ भी एल, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दिख ही रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अब बोल रहा है इनको ये रिजर्वायर ऑफ हीट में रखा, मतलब पहले लगाया अपने सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। आपसे बोलता है कि इसमें से जो हीट फ्लो होता है ना, 12 कैलोरी हीट फ्लो होता है, और टाइम लगता है साहब 12 मिनट, है ना। ये 12 कैलोरी हीट 12 मिनट में फ्लो करता है, 12 कैलोरी 12 मिनट में फ्लो करता है। आपसे बोल रहा है कि इन्हीं रॉड्स को पैरेलल में लगा दो, इन्हीं रॉड्स को पैरेलल में लगा दो। अब बोल रहा है कि बताओ सेम हीट फ्लो करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। वही रॉड्स हैं, वही के, वही के, वही ए, वही ए, वही एल, साथ में सेम रिजर्वायर ऑफ हीट के बीच में रखने, है ना। इनको रख रहे हैं सेम रिजर्वायर ऑफ हीट, वही T1 T2। आपसे बोल रहा है कि बताओ अब वही 12 कैलोरी हीट फ्लो करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहले 12 कैलोरी फ्लो करने में 12 मिनट लगते थे, अब बोल रहा है कि वही 12 कैलोरी फ्लो करने में कितना टाइम लगेगा, वही 12 कैलोरी फ्लो करने का टाइम बताइए सब, सेम हीट फ्लो करने का टाइम बताइए। पहले सीरीज में था, अब पैरेलल में। अब तुम्हें पता है कि साहब के इक्विवेलेंट तो के ही आएगा, सेम मटेरियल की रॉड्स हैं, सेम मटेरियल की रॉड्स हैं, तो के इक्विवेलेंट तो के ही आएगा। अब के इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं हीट बोलूं, भाई क्या बोलते थे, के इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ यहाँ 12 हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 इंटू टाइम, है ना। ये टी सीरीज, समझ रहे हो ना। और के इक्विवेलेंट कितना है, के इक्विवेलेंट के बराबर है। अब पैरेलल में बोले तो के इक्विवेलेंट तो यहाँ भी के होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया 2a होगा, लेंथ l होगी, सेम रिजर्वायर ऑफ हीट T1 माइनस T2, ये हो गया टी पैरेलल। समझ पा रहे हो ना भाई। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, हीट या बराबर कर दो, ये दोनों हीट बराबर है ना, ये दोनों हीट को बराबर कर दो। क्या आएगा साहब, के इंटू 2a अपॉन एल, T1 माइनस T2 इंटू टी पैरेलल, बराबर के ए अपॉन 2l, T1 माइनस T2 इंटू टी सीरीज। के से के कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल, तो टी पैरेलल बराबर टी सीरीज बाय 4 आ रहा है। टी पैरेलल बराबर टी सीरीज बाय 4, बोलो टी सीरीज कितना, टी सीरीज 12 मिनट, तो ये आएगा साहब कितना, 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट लगने वाले हैं साहब। ठीक है, बस सीधी सी बात है यार, पैरेलल में जोड़ दोगे तो क्रॉस सेक्शन डबल हो गया ना, हीट फ्लो रेट डबल हो गया, हीट फ्लो रेट डबल हो गया, हीट फ्लो रेट डबल हो गया, तो सीधी सी बात है कम टाइम में ज्यादा हीट फ्लो कर देगा, तो बराबर हीट फ्लो करने के लिए टाइम 3 मिनट आ रहे हैं, 3 मिनट। कंसेप्ट पकड़ में आया भाई, अरे बात पकड़ में आई, कर लोगे, हो जाएगा। एक और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, बहुत हो गए, बहुत हो गए, या एक और दूं, बोलो एक और दूं कि नहीं दूं, दे देता हूं। अगला क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, एक और लो। ठीक है, आपको बोल रहा है साहब कंडक्टर है, मैं कुछ इस तरह का केस दे रहा हूं आपको, ये 4 रॉड्स मैंने आपको दिया साहब, है ना, ये कुछ इस तरीके से वेल्ड कर दिया अपन ने, वेल्ड, ये 4 रॉड स्क्वायर बना के वेल्ड कर दिया, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मटेरियल, मटेरियल भी मैं आपको देता हूँ, है ना।
इस पॉइंट और इस पॉइंट का टेम्परेचर दिया मैंने, ये T1 और T2, मैं बोल रहा हूँ T1 मोर देन T2 है, T1 मोर देन T2, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, इस पॉइंट का टेम्परेचर देता हूं मैं T2, सॉरी T3, और इस पॉइंट का टेम्परेचर देता हूं T4। सुनना पड़े ध्यान से, ध्यान से सुनना सब, ठीक है? लेंथ सेम दिख रही है, लेंथ इसका L, इसका L, इसका L, इसका L। कंडक्टिविटी में बदल के देता हूं साहब, इसकी कंडक्टिविटी K, इसकी 2K, इसकी भी 2K और इसकी भी K। दिख रहा है ना सबको? कंडक्टिविटी दे दी, लेंथ दे दी। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ साहब ये T3 बराबर T4 होगा, आपसे बोल रहा है T3 मोर देन T4 होगा, आपसे बोल रहा है T3 लेस देन T4 होगा। चौथा बोले हमें क्या पता, जो होगा वो होगा, है ना? हमें क्या पता, बोले जो होगा वो होगा। बताओ, अब सबको पता है इधर से भी हीट इधर जाएगा और इधर से भी जाएगा, बटने वाला केस। ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा केस है, बस चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है ना? ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा केस आ गया ना। सर्किट बना दो, सर्किट बना दो, ऐसा केस हो गया कि इधर से करंट आ रहा है, इधर जा रहा है ना? अब यहां पर देखो, इस पॉइंट का टेम्परेचर T3 और इस पॉइंट का टेम्परेचर T4, चेक करो रेजिस्टेंस क्या बराबर है क्या, है ना? इसका रेजिस्टेंस बोले तो ये L/K, ये L/K, ये रेजिस्टेंस बोले तो L/2K, ये बोले तो ये भी L/K है, ये बोले तो L/2K। इस L/2K को R मान लो, ये R मान लो, तो भैया ये 2R हो गया और ये भी 2R हो गया, ये भी 2R। तो इधर रेजिस्टेंस का रेशो आ रहा है 2:1 और ये रेजिस्टेंस का रेशो आ रहा है 1:2। बोलो बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बोलो बोलो, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज की अनबैलेंस? बैलेंस की अनबैलेंस? अनबैलेंस है। अब मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी तुम्हें याद दिला दूं, है ना? तुम हनुमान जी हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, अनबैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते थे अपन, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखते थे अपन। ये मैं तुम्हें बता दूं साहब, अनबैलेंस ये P, ये Q, ये R, ये S, है ना? मैं तुम्हें बताऊं साहब, अगर P/Q बराबर R/S है तो भैया गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होती है, बैलेंस होता है। ये P/Q बराबर R/S, ठीक है? तो ये तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू क्या होगा, 0, है ना? इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो। अगर मैं बोलता हूँ P/Q मोर देन R/S है, मोर देन R/S, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये अनबैलेंस होता है। और अनबैलेंस होता है तो हीट करंट कहां से कहां जाता है? करंट हमेशा हाई रेशो की तरफ भागता है। करंट हाई रेशो की तरफ मतलब इस समय बी से ए भागेगा, बी से। और हाई रेशो की मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वीवी मोर देन वी होगा, बी पर पोटेंशियल ए से ज्यादा होगा। मैं याद दिला रहा हूं तुम्हें, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर P/Q लेस देन R/S हो, P/Q लेस देन R/S हो, तो भैया करंट जाएगा ए से बी, ए से बी, तो वी ए मोर देन वीबी होगा, होगा। ये मैंने वहां की प्रॉपर्टी तुम्हें याद दिलाई। आ जाओ, लौट के आओ, यहाँ लौटो, यहाँ लौटो। ये इधर मैं बोलता हूँ ये है P, ये मैं बोलता हूँ Q, इसको बोलते हैं साहब R और इसको बोलते हैं S। तो आप देख रहे हैं P/Q रेशो 2:1 है, R/S का रेशो जो है ना वो 1:2 है। बोलो कौन ज्यादा है, P/Q मोर देन R/S है? P/Q मोर देन R/S है तो भैया हीट ये T3 लेस देन T4 हो जाएगा, T3 लेस देन T4 हो जाएगा। आंसर आएगा थर्ड, आंसर थर्ड, T3 लेस देन T4। समझ पा रहे हो ना यार? मैं सिंपल इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। जो बातें तुम जानते हो ना, मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, है ना? जो बातें तुम जानते हो वही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? कर लोगे भाई? हो जाएगा? तो क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, 2 मिनट का काम है, ये भी खत्म कर दें, ठीक है? हाँ क्या, देखो ये लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई, बर्फ का जमना। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ। देखो झील में, तालाब में, अपने फ्रिज में नहीं, अपने फ्रिज में नहीं, घर के फ्रिज में नहीं, झील में, तालाब में, नदी में, नाले में बर्फ जमती है ना, तो ये बर्फ जमने में कंडक्शन मेथड का रोल है साहब, कंडक्शन मेथड का रोल है ना? अब टाइम एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ। 2 मिनट का कंसेप्ट है ये, 2 मिनट का पेशेंस रखो, 2 मिनट में ये खत्म, है ना? कल कल अपन रेडिएशन शुरू कर देंगे, अभी एक्सटेंड कर ही चुके हैं ना यार। 2 मिनट में इसको खत्म करता हूँ, रुको, ठीक है? बहुत आसान कंसेप्ट, मैं तुम्हें सब पता है, मैं समझाता अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया समझाता हूँ, तुम्हें समझा के ही मानूंगा मैं। आ जाओ। तो भैया झील में, नदी में, नाले में, तालाब में
यहाँ बर्फ जमने में कंडक्शन मेथड का रोल है। कैसे है इसको समझना। देखो अगर मैं नदी नाले की बात करूं तो तुम्हें पता है कि यहाँ से कवर्ड है, इधर से पैके मिट्टी है, इधर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है ना। अब ये पानी भरा हुआ है सा। अब जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो ये सरफेस वाला पानी क्या करेगा, रेडिएशन से हीट लॉस करेगा। सरफेस का पानी रेडिएशन से हीट लॉस करेगा, है ना, यहाँ पर हीट लॉस होगा। और तुम्हें पता है कि हीट लॉस करेगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, कम होते होते जीरो पे पहुंचेगा। और जब जीरो पे पहुंचेगा उसके बाद भी हीट देगा तो बर्फ जम जाएगी ना। तो बताओ सबसे पहले बर्फ कहाँ जमती है, सबसे पहले बर्फ कहाँ जमती है, बॉटम पर या टॉप पर, बोलो। सबसे पहले बर्फ कहाँ जमती है, बॉटम पर कि टॉप पर, बोलो बोलो, टॉप पर। टॉप पर जमेगी सबसे पहले, आइस का फॉर्मेशन होगा टॉप पर, समझ रहे हो। और ये ऊपर से नीचे जमती हुई आएगी। आइस फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम होगा। ये पेड़ पौधों की तरह नहीं कि नीचे से उगते हुए आ रहे हैं, पेड़ पौधों की तरह नीचे से उगते आ रहे हैं, ये ऊपर से नीचे जाएगा, टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा। आइस का फॉर्मेशन होगा टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, समझ पा रहे हो साहब। चलो अब ये तो क्लियर हो गया, ऊपर ऊपर बर्फ जम गई। अब मुझे बताओ नीचे अगर बर्फ जमना है, ये पानी को बर्फ में बदलना है, ये नीचे वाले वाटर को अगर बर्फ में बदलना है तो इसको भी तो हीट का रिजेक्शन करना पड़ेगा ना, इसको भी हीट का रिजेक्शन करना पड़ेगा और सराउंडिंग को करना पड़ेगा। तो भैया पानी से हीट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो बर्फ से होकर के जाएगी ना। बर्फ से होकर के जाने का मतलब सॉलिड मीडियम से हीट का ट्रांसफर, और सॉलिड मीडियम से हीट का ट्रांसफर मतलब कंडक्शन मेथड। तो पहला क्वेश्चन क्या था, आइस का फॉर्मेशन कहां से कहां होता है, टॉप से बॉटम होता है। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, आइस का फॉर्मेशन कहां से कहां, टॉप से बॉटम। क्वेश्चन नंबर 2, मेथड कौन सा होगा, तो भैया मेथड होगा कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्लियर हो गया साहब। बर्फ से निकल करके हीट जाएगी तो मेथड कौन सा होगा, कंडक्शन। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है साहब, तीसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि भैया ये जो हीट जा रही है तो कितने टाइम में कितनी बर्फ जमेगी, कितने टाइम में कितनी बर्फ जम जाएगी, ये हमसे पूछता है साहब, है ना। तो अब देखो कितने टाइम में, इसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर हीट का रिजेक्शन होगा तो बर्फ जमेगी, हम बोलेंगे फेस कन्वर्जन एम इनटू एल। मास को बोलूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या बोलूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू थिकनेस। ये मान लिया डीएक्स थिकनेस की बर्फ जमी, ये डीएस थिकनेस की बर्फ जमी, तो इसका वॉल्यूम ले रहे हैं ए इंटू डीएक्स। ठीक है, ये कौन से मेथड से गया, ये हीट गया कंडक्शन मेथड से। तो कंडक्शन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या बोलोगे, ये बोलोगे के ए बाय एल, ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, ये डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी टी, ऐसा बोलोगे ना। ये सब करके इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं ना, ये आंसर बनता है। देखो डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भैया x1 से x2 थिकनेस की आइस जमने में कितना टाइम लगेगा, है ना। मैं आपको बता दूं, ये फोटो बना के दिखा दूं कि भैया ये पहले यहाँ तक बर्फ जमी हुई थी, यहाँ तक बर्फ जमी हुई थी, है ना, ये जमी हुई थी साहब x1 तक। अब मुझे इसको पहुंचाना है x2 तक, है ना, ये x2 तक पहुंचाना है, इसकी मोटाई x1 से x2 करनी है भाई, है ना। इसका टाइम निकाला अपन ने, ये टी निकाला, इतनी बर्फ जमाने का टाइम निकाला, ये वाली बर्फ, समझ रहे हो भाई। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, मतलब डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, और अपने को 15 अगस्त 26 जनवरी पे इनाम चाहिए भी नहीं कि मैंने प्रूफ किया साहब, मैंने डेरिवेशन किया। ठीक है, तो सुन लो, पहला क्वेश्चन कहां से कहां बर्फ जमती है, टॉप से बॉटम। दूसरा क्वेश्चन कौन से मेथड से, कंडक्शन। तीसरा x1 से x2 थिकनेस की आइस के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगेगा, तो भैया ये रो एल अपॉन के थीटा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। रो डेंसिटी ऑफ समझ रहे हो वाटर, एल वो देख ही रहे हो थिकनेस जो था, के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, और थीटा क्या है, ये थीटा सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना, ये सराउंडिंग सॉरी ये सराउंडिंग का तो जीरो हो गया, और इसके नीचे का कितना है साहब, थीटा, तभी तो बर्फ जमेगी ना, इसके नीचे का थीटा। अच्छा अब दो क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया ना, वो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि साहब कि यहाँ पर देखो, मैं यही बता देता हूँ आपको, दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि साहब 0 से इसकी थिकनेस हो गई x, x से हो गई 2x, 2x से हो गई 3x, इसमें टाइम का रेशो, ये t1, ये t2, ये t3, या इसको बोलेंगे डेल t1, ये डेल t2, ये डेल t3। आप खुद देख रहे हो ये जो डेल t है ना, प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना। अब यहां से देखो, पहले वाले केस में x1 0, x2 कितना है x, दूसरे वाले केस में ये x, ये 2x, ये 2x, ये 3x, देखो रेशो आ रहा है, रेशो ये रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:3:5 आ रहा है भाई। मतलब ये T2 जो आएगा ना, ये T1 का 3 गुना आएगा, T3 जो आएगा वो T1 का 5 गुना आएगा, आएगा। ये क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है।
मतलब ये पानी जमने के नाम पे जो क्वेश्चन आया ना आज तक, ये वाला आया, मात्र ये वाला, मात्र ये क्वेश्चन आया। ठीक है, अच्छा ये एल है लेटेंट हीट, ये एल एफ कर दो इसको, एल एफ कर दो उसको, एल वो लेटेंट हीट है। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि भैया हम तो शुरुआत से नापेंगे, 0 से x, 0 से 2x, 0 से 3x, शुरू से बर्फ जमाएंगे हम तो। इसमें टाइम डेल टी 1, इसमें डेल टी 2, इसमें डेल टी 3, बोलो रेशो बताओ साहब। अब डेल टी 1, डेल टी 2, डेल टी 3 का रेशो बताएं। तो भैया सब में 0 से ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज टू 2x का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज टू 3x का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 1:4:9 आएगा, ये आएगा 1:4:9 आएगा भाई। ये दो क्वेश्चन मात्र पूछे गए, मतलब एक यही वाला आया मात्र एआईपीएम के बर्फ के जमने में, है ना। तो मैंने बताया साहब 5 क्वेश्चन है फिक्स जो बनते हैं, छठा क्वेश्चन नहीं बनेगा, छठा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा। पांचों क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, बर्फ जमती है टॉप से बॉटम। दूसरा, कंडक्शन मेथड। तीसरा, कितने टाइम में कितना, ये लो ये फॉर्मूला रहा तुम्हारे पास। चौथा, यहाँ पर एक्स से 2x, 2x से 3x, 3x से 4x, इसमें रेशियो कितना होगा, 1:3:5:7। और अगर शुरू से ही जमाना है तो 1:4:9। तो भाई ये इतने इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें बर्फ जमने में, मैंने बता दिए साहब। तो कंडक्शन मेथड अपना खत्म हो गया, कन्वेक्शन अपन ने कल खत्म कर दिया था। अब बचा है रेडिएशन, 3 टर्न लगेंगे उसमें कम से कम। तो कल अपन रेडिएशन स्टार्ट करेंगे, कल अपन रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। कल है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को हो जाएगा, है ना। सैटरडे को मैं छुट्टी नहीं लूंगा, है ना। तुम्हारे कम से कम मेरी क्लास तो होगी सैटरडे, सैटरडे तक मैं खत्म कर दूंगा, है ना। ठीक है, टेस्ट पेपर में कहाँ तक आएगा, टेस्ट पेपर तो मैंने बनाया था थर्मोडायनेमिक्स तक, है ना। थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स तक। ये हीट ट्रांसफर पेपर में नहीं डाला था, नहीं डाला था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा तुम्हें कंडक्शन, है ना। पूरी उम्मीद करता हूँ कंडक्शन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो, टाइम तो एक्सटेंड हो चुका है अपना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बोलो कोई डाउट हो, कुछ बताना हो आज के लेक्चर में। आ गया सब कुछ, सब समझ में आ गया, इतना अच्छा पढ़ाया मैंने। सर सॉल्यूशन ऐप पर जो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं उनके सॉल्यूशन नहीं आते डाउट वाले क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन ऐप में नहीं आते, कैसे नहीं आते? सॉल्यूशन ऐप में तो हमें, हमारे को लिमिटेशन देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर भेजो। सॉल्यूशन ऐप पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको लिमिटेशन देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना ही देना है, बल्कि 12 घंटे में, हम 5-6 घंटे में दे देते हैं साहब। आते ही हैं, आ जाते हैं, कैसे नहीं आएंगे। लिंक सेंड करो, किसका लिंक भेजूं भाई? बोले पूरा 11th क्लास इंग्लैंड की तरह वीक था, आपने इंडिया की तरह स्ट्रांग बना दिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वो T1 T2 वाला बताऊं दोबारा? देखो एक बार फोटो दोबारा दिखाता हूँ, बहुत आसान है। बैलेंस अनबैलेंस हीट स्टोन किससे कर लिया मैंने इसको, एक बार पढ़ना समझना इसे। ये मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है कि अनबैलेंस में कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, अपने आप समझ जाओगे। आप पढ़ा देते हो तो सब समझ में आ जाता है, पर आप टाइम बहुत एक्सटेंड कर देते हो, तो बेटा करना पड़ेगा ना, समझाने के लिए तो करना ही पड़ेगा, है ना। समझाने के लिए तो समय देना ही पड़ता है ना यार। आइस में रेशो वाला वापस बता दीजिए। आइस में रेशो में क्या है, एक तो होता है कि शुरू से बर्फ जमेगी, 0 से x, 0 से 2x, 0 से 4x, तो आता है 1:4:9। अगला 16, अगला 25। और अब बोलता है ना कि x से 2x, 0 से x किया, x से 2x, 2x से 3x, तो ऐसे केस में 1:3:5:7:9:11 ऐसे आएगा। अबे ये कल वाला फोटो एक बार बच्चा फिर भेज रहा है, वो इडियाबेटिक वाला, कल तो बताया था भाई। अबे इडियाबेटिक कर, मोनोडाई ट्राई, कल ही तो बताया। सौरभ कुमार अभी क्लास के बाद फोन कर लेना, तो क्लास के बाद फोन कर लेना। रेशियो वाला बताऊं? रेशियो वाला चलो, कौन सा, ये रेशो कि और कौन सा रेशो? ये वाला रेशो, ये तो हो ही गया होगा इलेक्ट्रिसिटी मेथड से। कौन सा रेशो? एक वो पाई बाय 2 वाला,
π/2 वाला कौन सा रेशो? ये लो π/2, यही वाला बोल रहे हो ना, L2/L1, L2 कितना πr, L1 कितना 2r, तो π/2 is 2 and π/2। अच्छा मेरा बताओ, इग्नोर कर रहे हो। क्या पूछा तेने विनायक? गणेश जी क्या पूछा तुमने? विनायक मैंने पढ़ा नहीं, तेने क्या पूछा? दोबारा बोल विनायक, जल्दी बोल। भाई चेंज इन इंटर सेम होता है ना, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। अक्षत, चेंज इन इंटर फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता। एक बच्चा बोला रेफ्रिजरेटर कोर्स में है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब कुछ है, जो पढ़ा दिया सब है, जो पढ़ा दिया सब है। अगर कुछ ऊट पटांग कुछ चेंज होता है तो मैं खुद भेजूंगा तुम्हें व्हाट्सएप करके, घबराओ मत, गूगल ड्राइव के लिंक पे डाल दूंगा मैं। देखते रहना लिंक को, मेरे जाने के बाद भी, है ना, मेरे जाने के बाद भी लिंक को देखते रहना। वाई वाले क्वेश्चन को इलेक्ट्रिसिटी मेथड से तो किया भाई मैंने। किरचॉफ लॉ लगाया ना वाई वाले में, आने वाली बराबर जाने वाली। ये क्या है? आने वाली बराबर जाने वाली, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इलेक्ट्रिसिटी में ही तो पड़ता है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ। जाने वाले जा सकते हैं, जिनको कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको कोई डाउट नहीं वो जा सकते हैं। आइस फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में डेंसिटी किसकी है? आइस फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर है। जिसको जमाया तने, जिसको तने जमाया उसी की डेंसिटी है। देख ये देख, रो, पानी जमा ना, पानी जमा। आने के बाद जाने के बाद रिप्लाई करोगे व्हाट्सएप पर बेटा? अगर फ्री होऊंगा तो जरूर करूंगा। गूगल ड्राइव के लिंक पर शेयर करो, जो जो शेयर करने की जरूरत होगी मैं जरूर शेयर करूंगा। फॉर्मूला वाला लिंक बना दीजिए। बना दूंगा भाई, बना दूंगा, थोड़ा फ्री होऊंगा ना तो शॉर्ट नोट का भी एक लिंक बना दूंगा, बना दूंगा। टीएस ग्राफ का इनक्लोज एरिया हमें नेट एब्जॉर्ब हीट बताता है ना? डिपेंड करता है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर अगर साइक्लिक प्रोसेस का तुम एरिया निकाल रहे हो निधि बेटा, टीएस कर्व में साइकिल का अगर तुम एरिया निकाल रहे हो, अगर वो क्लॉकवाइज है तो नेट एब्जॉर्ब को बताएगा, और वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट रिजेक्टेड को बताएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होगे। हाँ विनायक कहाँ गया विनायक? विनायक तूने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा। आइस वाला रेशो बता दो। ये ले, दोबारा निकाल दिया मैंने आइस वाला रेशो। देखो देखो तुम्हारे सामने है। आपने कहा था कि आप नहीं शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं। हाँ मैं शेयर करूंगा, शेयर करूंगा, शॉर्ट नोट बनाए थे, मैं शेयर कर दूंगा। बोले मैग्नेटिक आप पढ़ा दो, बहुत वीक है। बहुत पढ़ा दिया यार, ज्यादा पढ़ के क्या करोगे? सर्जरी फरवरी एंड मार्च अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, सब डाल दूंगा, घबराओ मत। पेपर पेपर मैं सब दे दूंगा। अभी जो करा रहे हो तुम उसको करते रहो ढंग से। अभी जो मैं कराया, जितना कराया उसको ढंग से करो, रिवीजन करो, जो जो करने लायक होगा मैं क्वेश्चन भेजता रहूंगा, तुम्हें भेजता रहूंगा। आ गया विनायक को डाउट क्लियर हो गया विनायक का? बहुत बढ़िया। चलो बाय, कल मिलते हैं रेडिएशन के साथ, कल मिलेंगे रेडिएशन के साथ, ठीक है। बेटा पढ़ इसे, शुभम एक बार पढ़, शुभम एक बार पढ़ना इसे, है ना। नहीं आए तो अभी तुरंत फोन कर लेना, अभी फोन उठाऊंगा मैं 5 मिनट बाद। ये अपलोड कर दूं, अपलोड कर दूं उसके 5 मिनट बाद। कल एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तो आज किया मैंने। आज सारा हिसाब किताब इसलिए तो बराबर किया क्योंकि कल एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। और 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो गई यार। ओके बाय। मेरा कोर्स शनिवार तक करा दूंगा मैं, मेरा कोर्स मैं शनिवार तक करा दूंगा, ठीक है। बाय बाय, मिलें कल।